दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी का वो उपन्यास जिसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसका नाम है एंड देन देयर वर नन। इसके 4 भाग आप पहले ही हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। आज सुनिए इसका 5वां और आखिरी भाग। अध्याय 14, भाग 1। वे लोग जस्टिस को उठाकर उनके कमरे में ले आए और उन्हें उनके बिस्तर पर लिटा दिया गया। फिर नीचे हॉल में जाकर उन्होंने बड़े ही बेमन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर रसोई घर में रखी मेज के गिर्द बैठकर एक दूसरे को घूरने लगे। ब्लोर ने कहा, सिर्फ 4 बचे हैं अब हम, अगला कौन होगा? डॉक्टर एकटक उन्हें देखते रहे। उन्होंने बिल्कुल मशीनी ढंग से कहा, हमें बहुत होशियार रहना होगा। और कहते कहते वे अचानक रुक गए। ब्लोर ने सिर हिलाया और बोला, ठीक यही बात वे भी कहा करते थे और अब वो मर चुके हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे, डॉक्टर ने कहा। लॉम्बार्ड ने कहा, बहुत ही चालाकी से उसने हमें धोखा दिया है। उसने पहले वो सारा सामान ले जाकर मिस वेरा के कमरे में रखा और उसका वही असर हुआ जो होना चाहिए था। सब लोग ऊपर भागे ये सोचकर कि मिस वेरा का खून हो गया है और उसी सारी हड़बड़ी और भागदौड़ के बीच उसने बड़े ही आराम से जज का काम तमाम कर दिया। लेकिन किसी ने गोली की आवाज क्यों नहीं सुनी? ब्लोर ने कहा। मिस क्लेथॉर्न जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर हवा का भी शोर था। हम लोगों ने भी भागदौड़ मचा रखी थी। हम सब चिल्ला रहे थे। तो फिर गोली की आवाज कैसे सुनाई देती? लेकिन उसकी ये चाल अगली बार काम नहीं करेगी। अगली बार उसे कुछ और आजमाना होगा। शायद वो करेगा भी यही, ब्लोर ने कहा। उसके बाद कुछ देर चुप्पी छाई रही और चारों एक दूसरे को घूरते रहे। हर एक के मन में यही विचार था कि इन तीनों में से वो भला कौन होगा। कुछ देर बाद वेरा लड़खड़ाती हुई उठी और उसने कहा, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, यही ठीक होगा। यहाँ बैठकर एक दूसरे को घूरने से कोई फायदा भी तो नहीं है। चारों लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। अगली हरकत एकदम नौटंकी जैसी थी। चारों के चारों अपने अपने कमरे के सामने एक हाथ अपने अपने दरवाजे के हत्थे पर रखे खड़े थे। फिर मानो किसी अनदेखे संकेत पर सबने एक साथ अपने अपने कमरे में दाखिल होकर पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। चिटखनियों और तालों और मेज कुर्सी खिसकाने की आवाजें सुनाई दी। 4 डरे हुए लोगों की सुबह तक घेरेबंदी हो गई थी। भाग 2। फिलिप ने दरवाजे के हत्थे के नीचे एक कुर्सी अड़ाने के बाद मुड़कर राहत की सांस ली। फिर वो टहलता हुआ ड्रेसिंग टेबल तक गया। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में उसने बड़ी ही दिलचस्पी से अपने चेहरे को जांचा परखा। फिर धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, इस सारे गोरख धंधे ने तुम्हें थोड़ा परेशान तो कर ही दिया है मिस्टर लॉम्बार्ड। फिर अचानक वो अपनी भेड़िए जैसी हंसी हंसा। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और पलंग के पास रखी टेबल पर अपनी रिस्ट वॉच रखकर पलंग के पास चला गया। फिर उसने मेज की दराज खोली। वो वहीं खड़ा उस रिवॉल्वर को घूरता रहा जो उसके अंदर रखा हुआ था। भाग 3। वेरा क्लेथॉर्न अपने बिस्तर पर लेटी थी। मोमबत्ती अब भी उसकी बगल में जल रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि उसे बुझा दे। उसे अंधेरे से डर लग रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मैं इस बंद कमरे में हमेशा नहीं रह सकती? खाना पीना कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता। कम से कम मैं यहाँ सुरक्षित तो हूँ, जब तक कि मदद नहीं आ जाती। भले ही 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लेकिन क्या वो यहाँ रह सकेगी? लगातार बिना किसी से बात किए, सिर्फ सोचते हुए। फिर वो कॉर्नवॉल के बारे में सोचने लगी, ह्यूगो के बारे में, और उसने जो सिरिल से कहा था उसके बारे में। जब उसने सिरिल को पानी में जाने के लिए उकसाया था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसके मन में ऐसे ख्याल आए थे कि अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा? अगर सिरिल को समय से बचा लिया गया और फिर उसके बाद जब वो सबको ये कहेगा कि मिस क्लेथॉर्न ने मुझे जाने के लिए कहा था, तब क्या होगा? तब वो क्या करेगी? उसने उसके बारे में काफी सोचा था, लेकिन फिर उसे लगा था कि थोड़ा सा जोखिम तो उठाना ही होगा। अगर बात बिगड़ गई तो वो ढीठ बन जाएगी। वो सिरिल से कहेगी, तुम ऐसा गंदा झूठ कैसे बोल सकते हो सिरिल? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे। सिरिल अक्सर लोगों को गढ़ी हुई कहानियां सुनाया करता था। कई बार वो झूठ बोलता था। हालांकि सिरिल सच्चाई जानता होगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता था? और वैसे भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो उसके पीछे तैरने का दिखावा तो करेगी ही, लेकिन वो वहां काफी देर से पहुंचेगी, जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा और किसी को शक भी नहीं होगा।
लेकिन क्या ह्यूगो को शक हो गया था? क्या इसीलिए उसने अजीब सी नजरों से उसे देखा था? क्या वाकई उसे पता चल गया था? क्या इसीलिए वो सरकारी जांच के बाद इतनी जल्दी वहां से चला गया था? उसने उस चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया था जो वेरा ने उसे लिखी थी। वेरा ने बेचैनी से अपने बिस्तर में करवट ली। उसे ह्यूगो के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इससे उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो सब अब बीत चुका था, खत्म हो चुका था। उसे ह्यूगो को भूल जाना चाहिए। लेकिन फिर आज की शाम उस वक्त उसे क्यों महसूस हुआ था कि ह्यूगो कमरे में उसके साथ था? उसने छत को ताका, उस बड़े से काले हुक को देखा जो कमरे के बीचों बीच छत में लगा था। वो समुद्री पौधा उसी से लटका हुआ था। अपनी गर्दन पर उस ठंडे चिपचिपे स्पर्श को याद करके उसके पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। भाग 4। पूर्व इंस्पेक्टर ब्लोर अपने पलंग के किनारे बैठा था। उसे सोने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। खतरा अब एकदम पास आता जा रहा था। 10 में से 6 जा चुके थे। अपनी सारी अक्लमंदी, अपनी सारी सावधानी और बुद्धि के बावजूद वो बूढ़ा जज बाकी सबकी राह पर चला गया था और अब वे सिर्फ 4 बचे थे। वो लड़की, लॉम्बार्ड, डॉक्टर और वो खुद। बहुत जल्द उनमें से एक और चला जाएगा, लेकिन वो विलियम हेनरी ब्लोर कतई नहीं होगा। वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन आखिर उस रिवॉल्वर का क्या हुआ? वो कहाँ गायब हो गया? न जाने कितनी देर तक वो बैठा उसी रिवॉल्वर के बारे में सोचता रहा। खामोशी में उसे नीचे घड़ी के घंटों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आधी रात हो चुकी थी। अब उसका शरीर थोड़ा ढीला पड़ा और वो बिस्तर पर लेट गया। लेकिन लेटे लेटे भी वो सोच ही रहा था, पूरे मामले को शुरू से जांचता परखता हुआ, पूरे कायदे से, जैसा वो अपनी पुलिस की नौकरी के दिनों में करता था। मोमबत्ती जलकर खत्म होने वाली थी। ये देखकर कि माचिस उसके हाथ की पहुंच के भीतर है, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। अंधेरा अब उसे अजीब ढंग से बेचैन करने लगा। न जाने किस किस के चेहरे हवा में तैरने लगे। उस ग्रे ऊन के स्वांग में सजा जज का चेहरा, मिसेस रॉजर्स का ठंडा बेजान चेहरा, एंटनी मॉर्स्टन का सिकुड़ा हुआ चेहरा। इनके अलावा एक और चेहरा, चश्मा चढ़ाए, भूसे के रंग की छोटी सी मूंछों वाला। ये लैंडर का चेहरा था। फिर उसे याद आया, लैंडर की एक पत्नी भी थी, चिंता में डूबे चेहरे वाली पतली दुबली औरत। उसकी एक बच्ची भी थी, करीब 14 साल की। पहली बार आज उसने सोचा कि आखिर उनका क्या हुआ होगा। लेकिन उस रिवॉल्वर का क्या हुआ? एक बार फिर से रिवॉल्वर की चिंता उसके जहन पर छा गई। वो जितना ज्यादा उसके बारे में सोचता उतना ही चकरा जाता। नीचे घड़ी ने 1 बजाया। ब्लोर के ख्यालों के बीच अचानक एक विघ्न पड़ा। वो चौकन्ना होकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसके कानों में एक आवाज आई थी, बहुत ही हल्की सी आवाज। उसके सोने वाले कमरे के बाहर कहीं अंधेरे घर में कोई चल फिर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। आखिर कौन था ये जो इस तरह गुपचुप गलियारे में चल रहा था? वो जो भी था, उसके इरादे तो शर्तिया नेक नहीं थे। वो दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर सुनने लगा, लेकिन आवाज दोबारा नहीं आई। ब्लोर को पक्का यकीन था कि उससे कोई गलती नहीं हुई है, इसीलिए वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा। काफी देर के बाद दरवाजे के ठीक बाहर फिर से पैरों की आवाज सुनाई दी। एक अजीब सा डर उसके ऊपर हावी होने लगा। कोई रात में दबे पैरों से चुपचाप घर में घूम रहा था। कुछ देर के लिए आवाज फिर से गायब हो गई और अब एक नया लालच उसे सताने लगा। उसके मन में इच्छा पैदा हुई कि वो बाहर जाकर देखे कि वो कौन है, लेकिन दरवाजा खोलना तो बेवकूफ़ी होगी। हो सकता है ये उसे फंसाने की कोई चाल हो सकता है वो बाहर इसी ताक में बैठा हो कि कब मैं लालच में आकर बाहर निकलूं और वो मुझे दबोच ले। ब्लोर तनकर खड़ा सुनता रहा। अब उसे हर जगह आवाजें सुनाई दे रही थीं, चरमर की आवाजें, सरसराहटें, रहस्य भरी फुसफुसाहटें। लेकिन उसका मजबूत दिमाग जानता था कि असल में वो सिर्फ उसकी कल्पना की उपज थी। और फिर अचानक उसने कुछ ऐसा सुना जो कल्पना कतई नहीं थी। कदमों की आहट, बहुत ही हल्की, बहुत ही सावधान, लेकिन एकदम साफ। ये पदचाप गलियारे के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। सीढ़ियों के चढ़ने के बाद लॉम्बार्ड और आर्मस्ट्रॉन्ग के कमरे उसके कमरे के बाद आते थे। पदचाप बिना रुके या हिचकिचाए उसके दरवाजे के सामने से गुजर गई। और जैसे ही ये हुआ, ब्लोर ने पक्का फैसला कर लिया। वो पंजों के बल अपने पलंग तक गया, माचिस अपनी जेब में डाली,
पलंग की बगल में रखे बिजली के लैंप का प्लग निकालकर उसने लैंप को उठा लिया, तार को उसी पर लपेटते हुए। ये क्रोमियम का लैंप था, भारी तले वाला, एक उपयोगी हथियार साबित हो सकता था। उसने दबे पांव दौड़कर कमरे को पार किया, दरवाजे के हत्थे के नीचे से बेआवाज कुर्सी को हटाया और सावधानी के साथ दरवाजे की चिटखनी और ताला खोलकर गलियारे में कदम रखा। नीचे हॉल से हल्की सी आवाज आई। ब्लोर सिर्फ मोजे पहने हुए बिना आवाज किए दौड़ता हुआ सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया और उसी समय उसे ये एहसास हुआ कि उसे वो सारी आवाजें इतनी साफ साफ कैसे सुनाई दी थीं। बाहर हवा चलनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी और आसमान खुल चुका था, पर छत्ती की खिड़की से हल्की हल्की चांदनी अंदर आ रही थी और उससे नीचे का पूरा हॉल रोशन हो रहा था। ठीक उसी समय उसे सामने के दरवाजे से निकलकर बाहर जाती हुई एक आकृति की झलक दिखाई दी। वो उसका पीछा करने के लिए सीढ़ियों से नीचे भागकर उतरने लगा, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर ठिठक गया। एक बार फिर से वो बेवकूफ़ी करने जा रहा था। ये शायद कोई चाल थी उसे घर के बाहर लुभा कर ले जाने की, लेकिन जो बात वो दूसरा आदमी यानी कि कातिल समझ नहीं रहा था वो ये थी कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। उसने बड़े ही आराम से खुद को ब्लोर के हवाले कर दिया था। ऊपर के 3 कमरों में, जिनमें बाकी तीनों लोग रुके हुए थे, इस वक्त एक बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि उसने साफ साफ एक आकृति को बाहर जाते देखा था। अब उसे कुल जमा इतना करना था कि ये पता लगा ले कि वो खाली कमरा कौन सा था और उसे कातिल का साफ साफ पता चल जाएगा। वो तेजी से गलियारे में वापस आ गया। सबसे पहले वो डॉक्टर के कमरे के आगे रुका और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 1 मिनट वहां रुककर फिर वो फिलिप के कमरे तक गया। यहां से फौरन जवाब मिला। कौन है? ब्लोर। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अपने कमरे में है। 1 मिनट रुको। फिर वो गलियारे के आखिरी कमरे पर गया और उसने वहां फिर से दस्तक दी। मिस क्लेथॉर्न? वेरा की चौंकी हुई आवाज तुरंत अंदर से सुनाई दी। कौन है? क्या बात है? घबराने की कोई बात नहीं है मिस, 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। वो दौड़कर फिर से लॉम्बार्ड के कमरे तक गया। उसके पहुंचते ही दरवाज़ा खुल गया और लॉम्बार्ड मोमबत्ती लिए बाहर आया। उसने पाजामे पर ही पैंट चढ़ा ली थी। उसका दायां हाथ अपने नाइट सूट की जेब में था। उसने तीखे स्वर में कहा, क्या हो रहा है ये सब? ब्लोर ने जल्दी से उसे सारी बात समझाई। लॉम्बार्ड की आंखें चमक उठी। ओह, तो डॉक्टर है वो कातिल। फिर वो जल्दी से आगे बढ़कर डॉक्टर के दरवाजे तक गया। माफ करना ब्लोर, लेकिन मैं सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करता। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। डॉक्टर? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? कोई जवाब नहीं आया। उसने घुटनों के बल बैठकर चाबी के छेद से अंदर झांका। फिर उसने कहा, दरवाजे की दूसरी तरफ छेद में चाबी नहीं लगी है। इसका मतलब है कि वो इसे बाहर से बंद करके चाबी अपने साथ ले गया है, ब्लोर ने कहा। फिलिप ने हाँ में सिर हिलाकर सहमति जताई। अब तो सब कुछ साफ हो गया है, बस हमें मामूली सी सावधानी बरतनी है और हम उसे पकड़ लेंगे। इस बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे ब्लोर। 1 सेकंड रुको। फिर वो दौड़कर वेरा के कमरे तक गया और आवाज लगाकर बोला, वेरा? हाँ बोलो, ये हो क्या रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनो वेरा। हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, वो अपने कमरे से बाहर है। तुम चाहे जो भी करो, लेकिन किसी भी कीमत पर अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना, समझी? समझ गई। अगर डॉक्टर यहां आए और तुमसे कहे कि मैं मारा गया हूं या ब्लोर मारा गया है, तो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। डॉक्टर ही असली हत्यारा है। दरवाजे को तभी खोलना जब मैं और ब्लोर दोनों आकर तुमसे दरवाजा खोलने को कहें। समझ गई? हाँ, मैं सब समझ गई। मैं बेवकूफ नहीं हूं। बहुत बढ़िया। अब हम डॉक्टर को ढूंढने जा रहे हैं। फिर वो ब्लोर के पास आ गया और बोला, चलो अब। ब्लोर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। याद है, रिवॉल्वर उसी के पास है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फिलिप दबी सी हंसी हंसा और बोला, यहां तुम गलती कर रहे हो। रिवॉल्वर मेरे पास है। आज रात जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि उसे वापस मेरे ड्रॉर में रख दिया गया था। ब्लोर जहां था वहीं ठिठक कर रुक गया। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। फिलिप ने भी उसे साफ साफ देखा। बेवकूफ़ी मत करो ब्लोर, मैं तुम्हें गोली मारने नहीं जा रहा हूं। अगर तुम चाहो तो अपने कमरे में जाकर खुद को वहां बंद कर लो। मैं डॉक्टर के पीछे जा रहा हूं। इतना कहकर वो चांदनी में आगे बढ़ गया। 1 मिनट के असमंजस के बाद ब्लोर भी उसके पीछे चल दिया। भाग 5। वेरा अपने बिस्तर से उठी और कपड़े पहनकर तैयार हो गई।
उसने 1 या 2 बार दरवाजे पर नजर डाली। ये काफी ठोस दरवाजा था। उसमें चिटखनी भी लगी थी और ताला भी, और लकड़ी की एक कुर्सी को हत्थे के नीचे अड़ाया गया था। उसे जबरदस्ती तोड़कर खोलना संभव नहीं था। कम से कम डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग तो उसे नहीं ही खोल सकते थे। वे शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर नहीं थे। अगर वो खुद डॉक्टर की जगह होती, मन में हत्या का इरादा लिए, तो वो ताकत नहीं तरकीब लगाती। वेरा ने समय बिताने के लिए उन साधनों पर विचार करना शुरू किया जिन्हें डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आजमा सकते थे। जैसा कि फिलिप ने कहा था, हो सकता है कि वे वहां आकर कहते कि दूसरे दोनों आदमियों में से एक मर चुका था, या फिर वो खुद बुरी तरह घायल होने का नाटक करें, कराहते हुए अपने को घसीटकर उसके दरवाजे तक ले आए। इनके अलावा और भी संभावनाएं थीं। वे उसे ये कह सकते थे कि घर में आग लग गई थी, या फिर इससे भी ज्यादा वो वाकई घर को आग लगा भी सकते थे। वे दोनों आदमियों को फुसलाकर घर के बाहर ले जाते और फिर पहले से ही बिछाई गई पेट्रोल की लकीर को आग लगा देते, और वो बेवकूफों की तरह अपने कमरे को बंद करके बैठी रहती जब तक कि पानी सिर के ऊपर न चला जाता। वो चलकर खिड़की के पास आ गई। बाहर निकलने के लिए ये रास्ता बुरा नहीं था। घिर जाने पर यहां से बचकर निकला जा सकता था। हालांकि उसे ऊंचाई से कूदना पड़ेगा, लेकिन नीचे फूलों की एक क्यारी थी और इसीलिए ये खतरा मोल लिया जा सकता था। कुछ पल वहां खड़े रहने के बाद वो वापस आकर बैठ गई और अपनी डायरी उठाकर उसमें साफ लिखावट में लिखने लगी। आखिर समय तो किसी तरह बिताना ही था। अचानक वो चौकन्नी होकर तन गई। उसने एक आवाज सुनी थी। उसके ख्याल में ये टूटते हुए कांच की आवाज थी और वो नीचे कहीं से आई थी। उसने फिर से कान लगाकर सुना, लेकिन उसके बाद और कोई आवाज नहीं आई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने दबे दबे कदमों की आवाजें, सीढ़ियों की चर चर की आवाज, कपड़ों की सरसराहटें सुनी, या फिर उसे शायद लगा कि उसने सुनी। वो पक्के यकीन से नहीं कह सकती थी कि वो असली आवाजें थीं या उसकी कल्पना, लेकिन जल्दी ही उसे ज्यादा असली आवाजें सुनाई देने लगीं। नीचे लोगों का चलना फिरना, आवाजों का दबा दबा शोर, फिर किसी के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज, दरवाजों के खुलने और बंद होने की, ऊपर परछत्ती पर जाते कदमों की, और उसके बाद और हलचल की। आखिरकार कदम गलियारे के साथ साथ चलते हुए सुनाई दिए और लोम्बार्ड की आवाज ने कहा, वेरा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। क्या हुआ? क्या हम अंदर आ जाएं? ये ब्लोर की आवाज थी। वेरा दरवाजे तक गई और उसने कुर्सी को हटाकर दरवाजा खोल दिया। दोनों आदमी तेज तेज सांसें ले रहे थे। उनके पैर और पतलूनों के नीचे के हिस्से एकदम गीले थे। क्या हुआ? वेरा ने पूछा। डॉक्टर गायब हो गया है, लोम्बार्ड ने कहा। भाग 6। क्या कहा? गायब हो गया है? वो तुम्हें मिला नहीं? बिल्कुल सफाचट हो चुका है वो आइलैंड से, लोम्बार्ड ने कहा। जैसे जादू से कोई चीज गायब हो जाती है। ये क्या बकवास है? वो कहीं पर छिपे होंगे, वेरा ने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है वेरा, मैं बता रहा हूं कि टापू में छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर खुली चांदनी छिटकी हुई है। दिन की रोशनी की तरह सब कुछ साफ नजर आ रहा है और वो हमें कहीं भी नहीं मिला। हो सकता है वो दौड़कर वापस घर के अंदर आ गया हो, वेरा ने कहा। हमने भी इसके बारे में सोचा था, इसीलिए हमने वापस आकर घर में भी ढूंढा। तुमने वो सब आवाजें सुनी होंगी जब हम ढूंढ रहे थे, लेकिन वो यहां नहीं है। वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, वेरा ने कहा। ये बात बिल्कुल सही है माय डियर। और एक और छोटी सी बात है। खाने के कमरे की खिड़की का एक कांच टूटा हुआ है और टेबल पर अब सिर्फ 3 फौजी लड़के बचे हुए हैं, लोम्बार्ड ने कहा। अध्याय 15 भाग 1। 3 लोग किचन में बैठे नाश्ता कर रहे थे। बाहर सूरज चमक रहा था। दिन काफी अच्छा था और आंधी तूफान खत्म हो चुका था। मौसम के बदलने के साथ ही इन तीनों के दिलो दिमाग भी थोड़ा बदल गए थे। वे अब उन लोगों जैसा महसूस कर रहे थे जो अभी अभी किसी बुरे सपने को देखकर जागे हों। लोम्बार्ड ने कहा, आज हम आइलैंड की सबसे ऊंची जगह से शीशे की मदद से सामने संकेत भेजने की कोशिश करेंगे। अगर उधर के किनारे पर किसी समझदार आदमी ने उसे देखा तो उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। शाम के वक्त हम अलाव भी जला सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि लकड़ी बहुत ज्यादा नहीं है और हो सकता है कि वे लोग आग को देखकर ये सोचें कि हम आग जलाकर मौज मस्ती कर रहे हैं, वेरा ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन कोई ना कोई तो मोर्स कोड पढ़ ही सकता होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो हमें यहां से लेने के लिए जरूर आएंगे, शाम से काफी पहले ही। तभी ब्लोर ने गला खंखारा और बोला,
मेरे ख्याल से अब हमें आपस में कुछ बातें तय कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या हुआ होगा। लॉम्बार्ड ने जवाब दिया, देखो हमारे पास एक सबूत तो मौजूद है। खाने की टेबल पर अब सिर्फ 3 पुतले बचे हैं। लगता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग का खेल भी खत्म हो गया है। लेकिन फिर हमें उसकी लाश क्यों नहीं मिली? वेरा ने कहा। लॉम्बार्ड ने सिर हिलाया और बोला, इस सब में कुछ तो अजीब है, लेकिन क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। ब्लोर ने अपना संदेह प्रकट किया, हो सकता है उसे इस समुद्र में फेंक दिया हो। लॉम्बार्ड तीखे स्वर में बोला, किसने? तुमने या मैंने? तुमने उसे सामने के दरवाजे से बाहर जाते देखा था, और ठीक उसी वक्त तुमने ये भी देखा कि मैं अपने कमरे में था। हमने बाहर जाकर साथ साथ उसे ढूंढा। तब मुझे उसको मारने या पूरे आइलैंड पर उसकी लाश को उठाकर घूमने का वक्त भला कब मिला होगा? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, तुम्हारे पास वो रिवॉल्वर है। हमारे पास इस बात को जानने का कोई जरिया नहीं है कि वो पूरा टाइम तुम्हारे पास ही नहीं था। अरे ये क्या बात हुई भला? हम सबकी तलाशी हुई थी कि नहीं? लॉम्बार्ड ने कहा। हाँ, लेकिन हो सकता है आपने उससे पहले ही उसे छुपा दिया हो और बाद में आपने उसे फिर से निकाल लिया हो। अरे पागल हो क्या? मैं कसम खाकर कहता हूं कि उसे किसी ने वापस मेरे ड्रॉअर में रखा है। मैं तो खुद हैरान रह गया था जब मैंने उसे वापस वहां देखा था। आप ये चाहते हैं कि हम आपकी इस बात पर विश्वास कर लें? अरे ये तो सोचो, डॉक्टर या कोई भी दूसरा आदमी उसे वापस रखेगा ही क्यों भला? लॉम्बार्ड ने निराशा से कंधे उचकाए और बोला, इस बात का तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। सोचता हूं तो सर घूमने लगता है। कुछ देर तीनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर ब्लोर ने कहा, देखिए मिस्टर लॉम्बार्ड, अगर आप वाकई ईमानदार आदमी हैं जैसा कि आप दिखावा करते हैं। फिलिप अचानक बड़बड़ाया, मैंने कब कहा कि मैं ईमानदार आदमी हूं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मेरा मतलब है, अगर आप सच बोल रहे हैं कि रिवॉल्वर वाकई गायब हुआ था, तो हम एक काम कर सकते हैं। जब तक वो रिवॉल्वर आपके पास है, मिस वेरा और मैं आपकी दया के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए मुनासिब यही होगा कि रिवॉल्वर को भी उन सारी चीजों के साथ रख दिया जाए जो अलमारी में बंद हैं, और आप और मैं चाबियां पहले की तरह ही रखेंगे। फिलिप ने बड़े ही आराम से एक सिगरेट सुलगाया और बोला, तुम पागल तो नहीं हो? वो रिवॉल्वर मेरा है। मुझे अपनी रक्षा करने के लिए वो चाहिए, और मैं उसे अपने पास ही रखूंगा। उस हालत में हमें मजबूरन एक ही नतीजे पर आना होगा। ब्लोर ने कहा, यही ना कि मैं हूं वो कातिल, मैं हूं यूएन ओवेन। तुम जो चाहे सोचते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात तुमसे जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर मैं वाकई कातिल होता तो मैंने रिवॉल्वर से कल रात ही तुम्हें क्यों नहीं ढेर कर दिया होता? कम से कम 20 बार मार चुका होता अब तक मैं तुमको। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आपके पास इसका कोई कारण हो। ब्लोर ने कहा। वेरा अब तक कुछ नहीं बोली थी। अब वो हिली और बोली, मुझे लगता है आप दोनों बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हैं। आप उस पोयम को क्यों भूल रहे हैं? अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो सारे उसी के हिसाब से हुए हैं, और साफ जाहिर है कि आगे भी ऐसा ही होने वाला है। जरा इस वाले कत्ल के क्लू पर तो नजर डालिए। 4 नन्हे फौजी लड़के गए घूमने सागर में, एक निगल गया नकली चारा और बचे फिर 3। यही असली सुराग है, नकली चारा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मरे नहीं हैं, वे पुतला अपने साथ ले गए ताकि लोग ये सोचें कि उन्हें मार डाला गया है। आप लोग चाहे जो भी कहें, मैं तो यही कहूंगी कि वे अब भी आइलैंड पर ही हैं। उनका गायब होना हमारे लिए नकली चारे जैसा है। लॉम्बार्ड फिर से बैठ गया और बोला, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो वो है कहाँ? हमने तो हर जगह को छान मारा है, बाहर भी अंदर भी। वेरा ने तेज स्वर में कहा, हम सब ने रिवॉल्वर भी तो ढूंढा था कि नहीं? और फिर भी वो हमें नहीं मिला था ना। लेकिन उस दौरान वो कहीं ना कहीं तो मौजूद था। अरे लेकिन एक आदमी और रिवॉल्वर के बीच लंबाई चौड़ाई का कितना अंतर है ये भी तो देखिए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरी बात सही है, वेरा ने कहा। पता नहीं आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आदमी पागल है, एकदम पागल। जरा सोच कर देखिए, जज को वो अदालती लिबास पहनाना, रॉजर्स को लकड़ी चीरते समय मारना, मिसेस रॉजर्स को दवाई देना कि वो सोती रह जाएं, मिस ब्रेंट के मरते समय मधुमक्खी का इंतजाम करना, मानो कोई खेल हो रहा है। सब कुछ कविता के हिसाब से ही हो रहा है और उसी हिसाब से ही होगा। ब्लोर और लॉम्बार्ड के पास वेरा के इस तर्क की कोई काट नहीं थी। भाग 2। सुबह का समय उन्होंने चट्टान पर गुजारा और बारी बारी से शीशे की मदद से उस पार संकेत भेजने की कोशिश करते रहे।
ऐसी कोई निशानी नहीं दिखी कि किसी ने उन्हें देखा हो। कोई जवाबी संकेत नहीं आया। फिर उन्होंने आइलैंड पर एक बार और खोजबीन की, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। गायब हुए डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। जहां वे खड़े थे वहां से वेरा ने ऊपर देखा और बोली, यहाँ बाहर खुले में कितना सुरक्षित महसूस हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम घर के अंदर जाएं ही नहीं? ख्याल तो बुरा नहीं है मिस वेरा, लेकिन दिन के लिए तो ठीक है, रात तो कहीं ना कहीं गुजारनी ही होगी। तब तो हमें घर के अंदर जाना ही होगा। वेरा को कंपकंपी हो आई। एक रात और काटना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तुम अपने कमरे में बंद सुरक्षित रहोगी, फिलिप ने कहा। कुछ देर और वे इसी तरह की बातें करते रहे। ब्लोर ने अपनी घड़ी को देखा और बोला, 2 बज रहे हैं। खाने के बारे में क्या सोचा है? मैं तो घर के अंदर नहीं जा रही हूँ, मैं तो यहीं खुले में रहूंगी। अरे जिद छोड़िए मिस वेरा, आखिर अपनी ताकत तो बनाए रखनी ही होगी ना। मैं तो डिब्बा बंद खाना खा खा कर तंग आ गई हूँ। मुझे खाना नहीं चाहिए। जब लोग व्रत करते हैं तब भी तो कई दिनों तक बिना खाए रह लेते हैं, लेकिन भाई मुझे तो खाना चाहिए। आपका क्या कहना है मिस्टर लॉम्बार्ड? मुझे भी डिब्बा बंद खाने की बात कुछ जम नहीं रही। मैं मिस क्लेथॉर्न के साथ यहीं रुकूंगा, फिलिप ने कहा। ब्लोर थोड़ा हिचकिचाया। वेरा ने कहा, आप जा सकते हैं मिस्टर ब्लोर, मैं ठीक रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि आपके जाते ही ये मुझे गोली मार देंगे, अगर आपको इसी बात का डर है तो। आपकी बात तो ठीक है मिस वेरा, लेकिन हमने तय किया था ना कि हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। आखिर अकेले उस घर में जाने से थोड़ी घबराहट तो होती ही है। ये आखिरी शब्द ब्लोर ने फिलिप की जेब में रखी रिवॉल्वर की तरफ देखते हुए कहे। फिलिप ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपना रिवॉल्वर उधार दूंगा? बिल्कुल नहीं, भूल जाओ। ब्लोर ने कंधे उचकाए और घर की तरफ चल दिया। वेरा ने चिंतित स्वर में कहा, ये जो कर रहा है क्या उसमें बहुत जोखिम नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता। डॉक्टर के पास कोई हथियार नहीं है, और वैसे भी ब्लोर ताकत में उससे दुगना है और एकदम चौकन्ना भी है। और फिर ये असंभव है कि डॉक्टर घर के अंदर हो। मैं जानता हूं कि वो वहां नहीं है। अच्छा, उसको तो छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो वेरा। तुमने ब्लोर की कहानी को सुना। तुम्हें ये मानना होगा कि अगर वो ठीक कह रहा है तो डॉक्टर के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं हो सकता। उसकी कहानी मुझे पूरी तरह से बेगुनाह साबित कर देती है, लेकिन उसे खुद को नहीं करती। हमारे पास सिर्फ उसका बयान है कि उसने कदमों की आहट सुनी और एक आदमी को नीचे उतरते और सामने के दरवाजे से बाहर जाते देखा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है वो उससे कुछ घंटे पहले ही डॉक्टर को निपटा आया हो। वो भला कैसे? वेरा ने पूछा। देखो, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो हमें इस वक्त सिर्फ एक खतरे से बचना है, और वो खतरा है ब्लोर। हम उस आदमी के बारे में आखिर जानते क्या हैं? कुछ भी नहीं। हो सकता है जो उसने कहा कि वो पहले इंस्पेक्टर रह चुका है, ये सब भी तो एक कहानी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है, कोई पागल लखपति, कोई खिसका हुआ व्यापारी, पागल खाने से भागा कोई रोगी। एक बात तो पक्की है, अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब करने का उसके पास मौका था। वेरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरी हुई आवाज में पूछा, और फर्ज करो वो हमें भी शिकार बनाए तो? लॉम्बार्ड ने अपने रिवॉल्वर को थपथपाते हुए कहा, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि वो ऐसा ना कर सके। वैसे एक बात तो है वेरा, तुम मेरे ऊपर काफी भरोसा कर रही हो। तुम्हें यकीन तो है ना कि मैं तुम्हें गोली नहीं मार दूंगा? आखिर किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। वैसे मेरा अब भी यही ख्याल है कि ब्लोर के मामले में तुम गलत हो। मुझे अब भी यही लगता है कि कातिल डॉक्टर ही है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होता हर समय कि कोई है, कोई हमारे ऊपर निगरानी रखते हुए इंतजार कर रहा है? लॉम्बार्ड ने धीरे से कहा, ये सब दिमाग की नसों का खेल है। इसका मतलब तुमने भी इस बात को महसूस किया है ना? कभी कभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी अंतरात्मा की आवाज तो नहीं। फिलिप ने ध्यान से उसे देखते हुए कहा, अंतरात्मा की आवाज? तो इसका मतलब तुमने वाकई उस बच्चे को डुबोया था? नहीं, मैंने नहीं डुबोया था, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। फिलिप बड़े ही इत्मीनान से हंस दिया। बस मैं यही जानना चाहता था, और अब मैं ये जान गया हूं। अचानक वेरा उठ बैठी और चिल्लाई, ये कैसी आवाज थी? क्या भूचाल तो नहीं था? ये बड़ी अजीब सी आवाज थी। एक धमाके से जमीन हिली और मुझे लगा कि एक चिल्लाने की भी आवाज आई। फिलिप ने कहा,
वे एक पल के लिए मकान की तरफ देखते रहे। फिर लॉम्बार्ड ने कहा, ये आवाज घर से ही आई थी, बेहतर होगा कि हम वहां जाकर देखें। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही हूं। तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूं। ओहो, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं। वे चढ़ाई चढ़कर घर तक पहुंचे। धूप में टेरेस शांत और खतरे से रहित दिखाई दे रहा था। वे 1 मिनट के लिए वहां रुके, फिर सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बजाय उन्होंने सावधानी से मकान का एक चक्कर लगाया। ब्लोर उन्हें वहीं पर मिला। वो मकान की पूर्वी तरफ पत्थर के टेरेस पर हाथ पैर फैलाए चित्त पड़ा हुआ था। उसका सिर संगमरमर के एक बड़े से टुकड़े से कुचला हुआ और चूर चूर हो चुका था। फिलिप ने ऊपर देखा और बोला, ये ठीक ऊपर वाली खिड़की किसकी है? वो तो मेरी है, और ये वो घड़ी है जो मेरे फायरप्लेस पर रखी थी। अब मुझे याद आया, ये भालू की शेप में बनी हुई थी। उसने अपनी बात को फिर से दोहराया और उसकी आवाज थरथराई और कांपती हुई थी। वो भालू की शक्ल में बनी हुई थी। भाग 3। फिलिप ने उसका कंधा पकड़ लिया और बोला, अब ये तय हो चुका है, डॉक्टर घर के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। मैं उसे दबोचने जा रहा हूं। लेकिन डरी हुई वेरा उससे चिपक गई और चिल्लाकर बोली, पागल क्यों हो रहे हो? अब हमारी बारी है। वो यही तो चाहता है कि हम उसे ढूंढें। फिलिप रुक गया और बोला, हाँ, तुम्हारी इस बात में तो दम है। तो फिर मानते हो ना कि मैं ठीक कह रही थी, कातिल डॉक्टर ही है। लॉम्बार्ड ने सिर हिलाकर हामी भरी और बोला, हाँ, तुम जीती, डॉक्टर ही है हत्यारा। लेकिन कमबख्त ने खुद को छिपा कहाँ रखा है? हमने तो जैसे छलनी से इस पूरी जगह को छान मारा था। और फिर ये बात भी साफ है कि अगर तुम कल रात उसे नहीं खोज पाए तो तुम अब भी उसे नहीं खोज पाओगे। वेरा ने कहा, उसने जरूर कोई गुप्त जगह बना रखी होगी। यही किया है उसने, जैसे हवेलियों में गुप्त तहखाने होते हैं, उस तरह का कुछ। लेकिन ये उस तरह की पुरानी हवेली नहीं है। हो सकता है उसने अंदर कहीं कुछ बनवा रखा हो। देखो वेरा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमने पहले दिन ही इस जगह को अच्छी तरह से खोजा था। मैं कसम खा सकता हूं कि अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां ऐसी कोई जगह ना हो। जरूर होगी, वेरा ने कहा। अगर वाकई ऐसा है तो मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। लॉम्बार्ड बोला, बहुत बढ़िया, और वो वहीं तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा और बस। लॉम्बार्ड ने एक गहरी सांस ली। इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। भाग 4। काफी देर के बाद आखिरकार लॉम्बार्ड ने कहा, चलो हम अभी तो अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन जब रात होगी तब क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है, वेरा ने कहा। फिलिप ने कुछ सोचते हुए कहा, मौसम तो काफी अच्छा है, रात में चांद की रोशनी भी होगी। मेरे ख्याल से हमें एक जगह खोज लेनी चाहिए। वहां बैठकर हम सुबह होने का इंतजार कर सकते हैं। और हम सोएंगे नहीं, हमें सारा समय निगरानी करनी होगी। अगर कोई हमारी तरफ आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। लेकिन तुम्हारा लिबास भी काफी पतला है वेरा, शायद इसमें तुम्हें सर्दी लगेगी। वेरा ने एक कर्कश हंसी के साथ कहा, सर्दी? मरने पर तो बिल्कुल ही ठंडी हो जाऊंगी मैं। हाँ, ये तो सच है। वेरा बेचैनी से हिली, फिर बोली, अगर मैं कुछ देर और यहाँ बैठी रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। चलो थोड़ा चलते फिरते हैं। दोनों उठकर थोड़ा आगे पीछे चहलकदमी करने लगे, उन चट्टानों के साथ साथ जिनका रुख समुद्र की तरफ था। सूरज पश्चिम की तरफ लुढ़क रहा था। रोशनी मुलायम और सुनहरी थी। वेरा ने एक घबराई हुई हंसी के साथ कहा, अफसोस हम समुद्र में नहा नहीं सकते। फिलिप नीचे समुद्र की तरफ देख रहा था। अचानक उसने कहा, वो वहां पर वो क्या चीज है? जरा देखो, उस बड़ी सी चट्टान के पास। नहीं नहीं, वहां नहीं, थोड़ा और दाहिनी तरफ। वेरा ने कुछ देर ताका, फिर बोली, शायद किसी के कपड़े हैं। लॉम्बार्ड हंसा, ये बड़ी अजीब बात है। मेरे ख्याल से वो सिर्फ समुद्री पौधे हैं। आओ चलकर देखते हैं। नजदीक पहुंचने पर लॉम्बार्ड ने कहा, अरे ये तो वाकई कपड़े हैं। वो रहा बूट। आओ थोड़ा रेंग कर आगे देखते हैं। वे चट्टानों के ऊपर रेंगते हुए आगे बढ़े। अचानक वेरा रुक गई और बोली, खाली कपड़े नहीं हैं, कोई आदमी भी है। एक आदमी वहां 2 चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। लहरों ने उसे कुछ समय पहले वहां फेंक दिया था। लॉम्बार्ड और वेरा रेंगते हुए वहां तक पहुंचे और फिर उन्होंने झुककर देखा। एक बैंगनी पड़ा हुआ बेरंग चेहरा, लंबे समय से पानी में डूबा एक भयानक चेहरा। और फिर लॉम्बार्ड के मुंह से घबराए स्वर में निकला, हे भगवान, ये तो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग है।
अध्याय 16 भाग 1। एक ही पल में मानो सदियां बीत गईं। पूरी दुनिया घूम रही थी और नाच रही थी। समय रुक गया था, ठिठक गया था, जैसे हजारों युग बीत गए। दो लोग खड़े हुए एक मरे हुए आदमी को देख रहे थे और फिर धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे वेरा क्लेथॉर्न और फिलिप लॉम्बार्ड नाम के व्यक्तियों ने अपने सिर ऊपर उठाए और एक दूसरे की आंखों में देखा। भाग 2। लॉम्बार्ड हंसा। तो ये बात है, वेरा ने भी कहा। इस पूरे आइलैंड पर कोई नहीं है अब, कोई भी नहीं, सिवाय हम दोनों के। बिल्कुल ठीक कहा तुमने वेरा। तो अब हम जानते हैं कि हम कहाँ पर हैं, है ना? वो संगमरमर के भालू वाली चाल तुमने कैसे चली? वेरा ने कहा। यही बात तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ मिस वेरा क्लेथॉर्न। काफी अच्छा जादू का खेल दिखाया तुमने। उनकी आंखें फिर से एक दूसरे से मिली। वेरा ने सोचा, मैंने इसका चेहरा पहले ध्यान से क्यों नहीं देखा? एकदम भेड़िया है ये। यही तो है वो भेड़िया, खौफनाक दांतों वाला। लॉम्बार्ड के मुंह से गुर्राहट भरे स्वर निकले, खतरनाक और डरावने। यही अंत है, समझी मिस वेरा? हम आखिरकार सच्चाई तक पहुंच गए हैं अब, और यही अंत है। वेरा ने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं समझती हूँ। फिर उसने समुद्र की तरफ देखा। जनरल मैकार्थर भी तो समुद्र की तरफ देखते रहे थे। उन्होंने भी तो यही कहा था, ये अंत है। वेरा के अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा हुई। नहीं, इसे अंत नहीं होना चाहिए। उसने नीचे मरे हुए आदमी की तरफ देखा और बोली, बेचारे डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। लॉम्बार्ड व्यंग्य से बोला, अब ये क्या नाटक है? औरतों वाली दया? तो इसमें गलत क्या है? क्या तुम्हारे अंदर दया नहीं है? बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर कम से कम तुम्हारे लिए तो कोई दया नहीं है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वेरा ने एक बार फिर नीचे लाश की तरफ देखा और बोली, मुझे लगता है हमें इनको वहां से हटा देना चाहिए, ऊपर घर तक ले जाना चाहिए। क्यों? अपने दूसरे शिकारों में शामिल करने के लिए? ये जहां हैं इन्हें वहीं रहने दो। नहीं नहीं, वेरा ने कहा, इन्हें समुद्र की लहरों से तो दूर ले जाना ही होगा। आओ। लॉम्बार्ड फिर से हंसा और बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो यही सही। वो झुका और लाश को खींचने लगा। वेरा भी झुककर उसकी मदद करने लगी। हाँफते हुए लॉम्बार्ड बोला, इतना आसान काम नहीं है। जैसे तैसे किसी तरह लाश को खींचकर वे पानी की पहुंच से दूर ले आए। फिर लॉम्बार्ड ने सीधे होते हुए कहा, पड़ गई शांति? हो गई तसल्ली? हाँ, हो गई, काफी तसल्ली हो गई। वेरा के इस लहजे से फिलिप के दिमाग में जैसे एक घंटी सी बजी। वो तेजी से घूमा और उसने अपनी जेब पर हाथ मारा और तुरंत ही उसे एहसास हो गया कि वहां कुछ भी नहीं था। वेरा 1-2 गज पीछे हट गई थी और रिवॉल्वर हाथ में लिए उसके सामने खड़ी थी। लॉम्बार्ड गुर्राया, तो ये वजह थी तुम्हारी औरतों वाली हमदर्दी की? तुम मेरा रिवॉल्वर लेना चाहती थी? वेरा क्रूरता से मुस्कुराई। रिवॉल्वर पर उसके हाथ की पकड़ और मजबूत हो गई। मौत अब फिलिप के एकदम करीब थी। इतनी करीब वो इससे पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो हारा नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, वो रिवॉल्वर मुझे वापस दे दो। वेरा जोर से हंसी। मैं कह रहा हूं, रिवॉल्वर दे दो मुझे वेरा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो क्या करे, कौन सा तरीका अपनाए? क्या उसे बातों में लगाए और फिर तेजी से लपक कर रिवॉल्वर उससे छीन ले? सारी जिंदगी लॉम्बार्ड ने जोखिम वाला रास्ता चुना था, अब भी उसने वही चुना। उसने धीरे धीरे बहस करने के अंदाज में बात शुरू की। मेरी बात तो सुनो वेरा, दरअसल बात ये है। और फिर वो तेजी से लपका, तेंदुए जैसी तेजी से, बिल्ली की तरह। और उसी पल वेरा ने बिना कुछ सोचे रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। लॉम्बार्ड का कूदता हुआ शरीर छलांग के बीच में ही हवा में रुक गया और फिर एक धमाके के साथ जमीन पर जा गिरा। वेरा सतर्क होकर आगे बढ़ी। रिवॉल्वर उसके हाथ में तैयार था, लेकिन अब उसे सावधानी की कोई जरूरत नहीं थी। फिलिप लॉम्बार्ड मर चुका था। गोली उसके दिल को चीरते हुए निकल गई थी। भाग 3। वेरा के दिमाग पर एक राहत सी छा गई, बेमिसाल राहत, जैसी उसने पिछले कुछ दिनों में कभी महसूस नहीं की थी। आखिरकार वो खत्म हो चुका था। अब उसे कोई डर नहीं था,
नसों को लगातार मजबूती से ताने रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो इस आइलैंड पर अकेली थी, 9 लाशों के साथ अकेली। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता था, वो खुद तो जिंदा थी। वेरा वहीं बैठ गई, बहुत खुश, पूरी तरह से शांत। अब कोई डर नहीं था। भाग 4। जब सूरज डूब रहा था तब आखिरकार वेरा हिली। अब उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लगी थी और नींद भी आ रही थी। ज्यादा जोर नींद का था। वो एक छलांग लगाकर अपने पलंग पर लेट जाना चाहती थी ताकि गहरी नींद में सो सके, निर्भय होकर सो सके, क्योंकि अब वो आइलैंड पर अकेली थी। एक नन्हा फौजी लड़का अब रह गया था बिल्कुल अकेला। वो अपने आप में ही मुस्कुराई, फिर सामने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। पूरा घर अजीब से ढंग से शांत था। वेरा ने मन ही मन सोचा, जब करीब हर कमरे में एक लाश पड़ी हो तो आमतौर पर कोई खाने या सोने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या वो किचन में जाकर अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करे? एक पल के लिए वो हिचकिचाई, फिर उसने खाने का इरादा छोड़ दिया। वो सचमुच बहुत थक गई थी। वो खाने के कमरे के पास रुकी। मेज के बीचों बीच अब भी चीनी मिट्टी के 3 पुतले बचे थे। वेरा जोर से हंसी और उसने कहा, तुम लोग समय से पीछे चल रहे हो दोस्तों। फिर उसने 2 पुतले उठाए और उन्हें खिड़की के बाहर फेंक दिया। तीसरा नन्हा पुतला उसने उठाकर अपने हाथ में ले लिया और बोली, तुम मेरे साथ चल सकते हो मेरे दोस्त। हम जीत चुके हैं, जीत गए हैं हम। उस छोटे पुतले को हाथ में पकड़े वेरा सीढ़ियां चढ़ने लगी, धीरे धीरे, क्योंकि अचानक उसकी टांगें बहुत थक गई थी। वो कविता कैसे खत्म होती थी? एक नन्हा फौजी लड़का रह गया निपट अकेला, उसकी हो गई शादी, फिर तो बाकी बचा न कोई। उसकी हो गई शादी? ये थोड़ा अजीब है, कैसे? और फिर अचानक उसे ये एहसास हुआ कि ह्यूगो इस घर में मौजूद था। हाँ, ह्यूगो ऊपर था, उसका इंतजार कर रहा था। वेरा ने खुद से कहा, बेवकूफ़ी मत करो, तुम इतनी थक गई हो कि अजीबोगरीब बातों की कल्पना करने लगी हो। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती गई। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर कोई चीज उसके हाथ से छूटकर कालीन पर बेआवाज गिर गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि ये उसका रिवॉल्वर था। उसे सिर्फ इतना ध्यान था कि उसने चीनी मिट्टी का एक पुतला पकड़ रखा था। घर एकदम खामोश था, लेकिन वो शायद खाली नहीं था। वहां कोई था, उसका ह्यूगो ऊपर उसका इंतजार कर रहा था। अब वो अपने कमरे के दरवाजे पर आ गई थी। उसे पूरा यकीन था कि ह्यूगो अंदर उसका इंतजार कर रहा है। उसने दरवाज़ा खोला और उसके मुंह से एक गहरी सांस निकली। वो क्या था? छत के कुंडे से लटकता हुआ एक रस्सी जिसमें फंदा पड़ा हुआ था, बिल्कुल तैयार, और ऊपर चढ़ने के लिए एक कुर्सी जिसे पैर की ठोकर से गिराया जा सकता था। ह्यूगो यही चाहता था, और फिर उस कविता की आखिरी पंक्ति भी तो यही थी। उसने फंदा लगा लिया और फिर बाकी बचा न कोई। चीनी मिट्टी का वो नन्हा पुतला उसके हाथ से गिर गया। वो बिना रुके लुढ़कता चला गया और फायरप्लेस के जंगले से टकराकर टूट गया। मशीनी ढंग से वेरा आगे बढ़ी। ये अंत था, वहां जहां उस ठंडे गीले हाथ ने उसके गले को छुआ था। तुम चट्टान तक जा सकते हो सिरिल। यही थी हत्या। कितनी आसान। लेकिन बाद में उसे सब कुछ याद आता रहता था। वो कुर्सी पर चढ़ गई। उसकी आंखें नींद में चलने वाले आदमी की तरह सीधे सामने देख रही थीं। उसने फंदे को अपनी गर्दन में डाल लिया और गांठ को कस दिया। ह्यूगो ये देखने के लिए वहां मौजूद था कि वेरा को जो करना था वो उसे पूरा करे। उसने कुर्सी को ठोकर मारकर परे कर दिया। उपसंहार। स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिस में बैठे असिस्टेंट कमिश्नर सर टॉमस लेग ने खींचे हुए स्वर में कहा, लेकिन ये सारा मामला यकीन के परे है इंस्पेक्टर। एक टापू पर 10 लाशें और कोई जिंदा आदमी नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। इंस्पेक्टर मेन ने धीरज से कहा, मैं जानता हूं सर, लेकिन इसके बावजूद ऐसा ही हुआ है। अरे जो भी हो, किसी ने तो उनको मारा होगा। यही तो हमारी समस्या है सर। डॉक्टर की रिपोर्ट से कोई मदद नहीं मिली? नहीं सर, वॉरग्रेव और लॉम्बार्ड को गोली मारी गई थी। वॉरग्रेव को सिर में और लॉम्बार्ड को सीने में। मिस ब्रेंट और मॉर्स्टन की मौत साइनाइड जहर से हुई। मिसेस रॉजर्स की सल्फोनल की जरूरत से ज्यादा खुराक लेने के कारण।
रॉजर्स के सिर को चीर दिया गया था, ब्लोर के सिर को कुचला गया था, आर्मस्ट्रॉन्ग डूबने से मरा, मैकार्थर की खोपड़ी को तोड़ दिया गया था और वेरा क्लैथॉर्न को फांसी पर लटकाया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर ने बुरा सा मुंह बनाया और बोले, ऐसा मामला तो आज तक अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें स्टिकल हेवन गांव के लोगों से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हमारी मदद कर सके? वे कुछ न कुछ तो जानते होंगे कमबख्त। इंस्पेक्टर मेन ने कंधे उचका दिए। वे भले मामूली लोग हैं, समुद्र के सहारे जीने वाले। उन्हें इतना पता है कि आइलैंड को ओवेन नाम के एक आदमी ने खरीदा था, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता। आइलैंड पर खाने पीने का सामान और बाकी सामान किसने पहुंचाया? एक मॉरिस नाम का बंदा था, आइजैक मॉरिस। तो उससे पूछताछ करो, उससे कुछ पता चल सकता है। उससे कुछ नहीं पता चल सकता सर, वो मर चुका है। कमिश्नर का मुंह थोड़ा और बिगड़ गया। क्या हमें इस मॉरिस के बारे में कुछ पता है? जी हाँ सर, हम उसके बारे में जानते हैं। वो कोई साफ सुथरा बंदा नहीं था सर। हमें पक्का पता है कि 3 साल पहले बेनिटो के शेयरों की जालसाजी में उसका भी हाथ था, लेकिन हम उसे साबित नहीं कर सकते। और वो ड्रग्स के धंधे से भी जुड़ा हुआ था, और एक बार फिर हम उसे भी साबित नहीं कर सकते। वो बहुत ही सतर्क रहने वाला आदमी था। और इस आइलैंड वाले केस के पीछे भी वही था? जी सर, उसी ने सौदा कराया था। हालांकि उसने ये साफ कर दिया था कि वो सोल्जर आइलैंड को किसी थर्ड पार्टी के लिए खरीद रहा था। तब तो निश्चय ही पैसे के लेन देन के बारे में तो कुछ पता किया ही जा सकता है। इंस्पेक्टर मेन मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं सर, अगर आप मॉरिस को थोड़ा भी जानते होते तो आप जानते कि वो सौदे के सारे हिसाब किताब में ऐसा तिकड़म कर सकता है कि देश के सबसे अच्छे से अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पता न चले कि वो सिर के बल खड़ा है या पैरों के। हम इस चीज का स्वाद बेनिटो वाले मामले में ले चुके हैं। उसने अपने क्लाइंट के निशान बड़ी ही खूबी से छिपाए थे, और इसी मॉरिस ने स्टिकल हेवन में सारा इंतजाम किया था, अपने आप को मिस्टर ओवेन की तरफ से काम करने वाला रिप्रेजेंटेटिव बताकर। और उसी ने वहां के लोगों को ये समझाया था कि वहां पर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, कोई शर्त लगी थी 1 हफ्ते तक एक निर्जन आइलैंड पर लोगों के रहने के बारे में। उसने ये भी कहा था कि अगर आइलैंड से सहायता की कोई फरमाइश की जाए तो उस पर कोई ध्यान ना दिया जाए। सर टॉमस लेग बेचैनी से हिले। उन्होंने कहा, और तुम ये कह रहे हो कि उन लोगों को दाल में काला नजर नहीं आया? ऐसी बातें सुनने के बाद भी? आप भूल रहे हैं सर कि सोल्जर आइलैंड पहले उस अमेरिकी युवक एल्मर रॉबसन का था। उसने वहां कुछ बहुत ही अनोखी पार्टियां दी थी। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि वहां के रहने वालों की आंखें उन पार्टियों को देखकर फटी की फटी रह गई होंगी, लेकिन फिर उन्हें उनकी आदत पड़ गई और वे महसूस करने लगे कि सोल्जर आइलैंड से जुड़ा कोई भी मामला अनोखा और अजीबोगरीब तो होगा ही। लेकिन हाँ, फ्रेड नेराकॉट ने एक बात जरूर कही जिस पर गौर किया जा सकता है। ये वो आदमी है जो उन सबको अपनी नाव में वहां ले गया था। उसने कहा कि उसे ये देखकर हैरानी हुई थी कि ये कैसे कैसे लोग थे। मिस्टर रॉबसन की पार्टियों में जाने वाले लोगों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे ख्याल से अगर उसने विपदा वाले संकेतों के बारे में सुनने के बाद मॉरिस की हिदायत को भूलकर टापू पर नाव ले जाने का फैसला किया तो शायद इसीलिए किया कि वे सब इतने सामान्य और शांत किस्म के लोग थे। अच्छा ये बताओ कि वो और दूसरे लोग कब गए थे वहां? कमिश्नर ने पूछा। आइलैंड से आने वाले संकेतों को 11 तारीख की सुबह युवा स्काउटों के एक दल ने देखा था। उस दिन वहां जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वे लोग वहां 12 तारीख की दोपहर को पहुंचे, जब पहली बार वहां नाव ले जाना संभव हो पाया। उन सबको पूरा यकीन है कि उनके वहां पहुंचने से पहले कोई भी आइलैंड से निकल नहीं पाया होगा। तूफान के बाद भी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती रही थीं, लेकिन हो सकता है कोई आइलैंड से तैरकर किनारे पर आ गया हो। किनारे तक मील भर से भी ज्यादा की दूरी है और समुद्र में काफी हलचल थी। लहरें तट से टकरा रही थीं और फिर बहुत से लोग कगार पर खड़े होकर टापू पर निगरानी रख रहे थे, युवा स्काउट भी और दूसरे लोग भी। उस ग्रामोफोन रिकॉर्ड का क्या हुआ जो तुम्हें वहां घर में मिला? वहां कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जो हमारी मदद कर सके? नहीं सर, मैं उन सब चीजों की जांच कर चुका हूं। उसे एक कंपनी ने बनाया था जो बहुत सा नाटकों का काम और फिल्मों के लिए रिकॉर्डिंग वगैरह करती है। उसे भी आइजैक मॉरिस की मार्फत UN ओवेन के नाम भेजा गया था और उन्हें यह बताया गया था कि एक नए नाटक के शौकिया प्रदर्शन के लिए उसकी जरूरत थी। उसका टाइप किया हुआ टेक्स्ट भी रिकॉर्ड के साथ लौटा दिया गया था। और रिकॉर्ड पर जो कहा गया उसके बारे में क्या पता चला? मैं उसी विषय पर आ रहा हूं सर। मैंने इन आरोपों को जितना संभव था उतनी गहराई से परखा है।
रॉजर्स दंपत्ति से शुरू करें तो टापू पर आने वाले लोगों में वे सबसे पहले थे। वे किसी मिस ब्रैडी के यहाँ नौकरी करते थे जिसकी मौत अचानक हो गई थी। जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था उससे कुछ पक्का पता नहीं चला। उसका कहना है कि उन्होंने निश्चय ही मिस ब्रैडी को जहर या ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन निजी तौर पर डॉक्टर का मानना था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, कि मिस ब्रैडी उनकी तरफ से की गई लापरवाही की वजह से मरी। उसका कहना था कि ऐसी बातों को साबित करना लगभग असंभव होता है। फिर आते हैं जस्टिस वॉरग्रेव। वहां ठीक है, ये वही जज थे जिन्होंने सेटन को सजा सुनाई थी। वैसे सेटन पक्के तौर पर दोषी था। उसे फांसी देने के बाद सबूत सामने आए जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि शक की छाया भी नहीं थी, लेकिन उस समय इस बात पर काफी टीका टिप्पणी हुई थी। 10 में से 9 लोगों का मानना था कि सेटन निर्दोष था और जज ने जो फैसला दिया उसके पीछे बदले की भावना थी। वेरा क्लैथॉर्न नाम की लड़की एक फैमिली में गवर्नेस थी। वहां किसी की डूबने से मौत हुई थी, लेकिन लगता है कि उसका उस बात से कोई लेना देना नहीं था और उसने उस समय पर काफी अच्छा व्यवहार किया था। वो उस बच्चे को बचाने के लिए तैर कर गई भी थी और फिर लहरों के साथ समुद्र में बह गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसे बचा लिया गया था। फिर थे डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। वो काफी जाने माने आदमी थे। हार्ले स्ट्रीट में उनका क्लिनिक था। अपने पेशे में एकदम खरे और सच्चे। उनकी पूरी हिस्ट्री में कोई अवैध ऑपरेशन या इस किस्म की कोई भी चीज नहीं मिली। ये सच है कि क्लीज नाम की एक औरत का ऑपरेशन उन्होंने कई साल पहले 1925 में लीथमोर में किया था, जब वे वहां के हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। उस औरत के पेट में सूजन थी और वो ऑपरेशन के दौरान मर गई थी। हो सकता है उस ऑपरेशन के टाइम वो उतने ज्यादा कुशल ना हो, लेकिन बेढंगापन कोई अपराध तो नहीं है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। फिर थी मिस एमिली ब्रेंट। एक लड़की बियाट्रिस टेलर उनके यहाँ काम करती थी। वो प्रेग्नेंट हो गई। मालकिन ने उसे निकाल दिया और वो जाकर डूबकर मर गई। ये कोई अच्छी घटना नहीं थी, लेकिन निश्चय ही ये अपराध नहीं था। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, इसका मतलब है कि इस UN ओवेन नाम के आदमी ने सारे उन्हीं मामलों को उठाया जिनको कानून नहीं छू सकता था। जी सर। युवा मॉर्स्टन जो था वो बड़ी ही लापरवाही से कार चलाता था। 2 बार उसका लाइसेंस जब्त हुआ और मेरे ख्याल से उसके कार चलाने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। उसके बारे में हमें इतना ही पता चला है। वे 2 नाम जॉन और लूसी कोम्स 2 बच्चों के थे जिन्हें मॉर्स्टन ने कैम्ब्रिज के पास टक्कर मार दी थी। उसके कुछ दोस्तों ने उसकी तरफ से गवाही दी थी और उसे जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया था। जनरल मैकार्थर के बारे में पक्का कुछ भी नहीं मिला। उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा था। उन्होंने युद्ध में भी काफी नाम कमाया था वगैरह वगैरह। आर्थर रिचमंड फ्रांस में उनके नीचे काम करता था और एक मुहिम के दौरान मारा गया था। उसके और जनरल के बीच कोई तनातनी नहीं थी। सच तो ये है कि दोनों अच्छे दोस्त थे। उन्हीं दिनों में कुछ स्कैंडल भी हुए थे। कमांडिंग ऑफिसर्स ने फिजूल में आदमियों की कुर्बानी दी थी। शायद ये उसी किस्म का कोई स्कैंडल था। अब रहा फिलिप लॉम्बार्ड। लॉम्बार्ड विदेशों में कुछ बहुत ही अजीब से मामलों से जुड़ा रहा है। 1-2 बार वो कानून तोड़ने के बहुत करीब भी आ गया था। हिम्मत के लिए और सही गलत का ज्यादा विचार न करने के लिए वो मशहूर था। ऐसा बंदा जो अकेली दूर दराज की जगह में कई लोगों को ठिकाने लगाने से भी परहेज ना करे। और फिर उसके बाद है ब्लोर। वो निश्चय ही हम में से एक था। असिस्टेंट कमिश्नर ने जोर देकर कहा, नहीं, ब्लोर एक बुरा आदमी था। क्या आपको ऐसा लगता है सर? हाँ, मैं हमेशा ऐसा ही सोचता था, लेकिन वो हमेशा चतुराई से बच निकलता था। मेरी राय में उसने लैंडर के मामले में झूठी गवाही दी थी। उस समय मैं इसके बारे में खुश नहीं था, लेकिन मुझे उसके खिलाफ कुछ मिला नहीं। मैंने हैरिस को इस मामले पर लगाया भी था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। लेकिन अब भी मेरी राय यही है कि अगर हमें पता होता कि कैसे पता लगाएं, तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। वो आदमी एकदम साफ नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद सर टॉमस लेग ने फिर से कहा, अच्छा, तुमने कहा था कि आइजैक मॉरिस मर चुका है। वो कब मरा? सर, आइजैक मॉरिस 8 अगस्त की रात को मरा। उसने नींद की दवा ले ली थी, जरूरत से ज्यादा। जहां तक मुझे पता चला है वो आम नींद की गोलियां थी, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि ये दुर्घटना थी या आत्महत्या। मॉरिस की मौत भी बड़े मौके से हुई जान पड़ती है। ये सारा का सारा मामला बड़ा ही अजीबोगरीब है और असंभव जैसा लगता है। 10 लोगों को एक चट्टानी आइलैंड पर मार दिया गया और हमें ये नहीं पता कि किसने उन्हें मारा या क्यों मारा या कैसे मारा। मेन ने खांसकर कहा, ऐसा भी नहीं है कि हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता है सर। क्यों का जवाब तो हम जानते हैं। कोई ऐसा सनकी जिस पर न्याय का भूत सवार है,
वो उन लोगों को दंड देने पर तुला हुआ था जो कानून की पहुंच से बाहर थे। उसने इस काम के लिए 10 लोगों को चुना। वे वाकई दोषी थे या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। इन 10 लोगों को मौत की सजा मिलनी थी। उन्हें मौत की सजा दे दी गई। यूएन ओवेन ने अपना काम पूरा किया और फिर किसी न किसी तरह टापू से गायब हो गया। लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी ऐसे हवा में कैसे गायब हो सकता है? इसकी कोई ना कोई कैफियत तो होगी, इंस्पेक्टर मेन ने कहा। जो भी लोग इस मामले से जुड़े हैं सर, उनके बयान के मुताबिक वो आदमी कभी आइलैंड पर था ही नहीं। अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो एक ही जवाब है सर कि वो उन 10 में से ही एक था। हमने इस बात के बारे में काफी सोचा और इसकी जांच पड़ताल की। अब आप ये देखिए कि सोल्जर आइलैंड पर जो भी हुआ उसे लेकर हम पूरी तरह से अंधेरे में नहीं हैं। वेरा क्लैथॉर्न डायरी लिखती थी और एमिली ब्रेंट भी। बूढ़े वॉरग्रेव ने भी कुछ नोट बनाए थे, सूखे, कानूनी, संक्षिप्त से, और ब्लोर ने भी कुछ नोट तैयार किए थे। ये सारे आपस में पूरी तरह मेल खाते हैं। मौतों का सिलसिला इस तरह से था। मॉर्स्टन, मिसेस रॉजर्स, मैकार्थर, रॉजर्स, मिस ब्रेंट और वॉरग्रेव। उनकी मौत के बाद वेरा की डायरी ये बताती है कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग रात में मकान के बाहर गया और लॉम्बार्ड और ब्लोर उसके पीछे गए। ब्लोर की डायरी में बस एक और बात दर्ज है, सिर्फ 3 शब्द, आर्मस्ट्रॉन्ग गायब है। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर एक काफी अच्छा हल मिल सकता है। ये तो आपको पता ही है कि आर्मस्ट्रॉन्ग डूबकर मरा था। हम ये मान लें कि आर्मस्ट्रॉन्ग वो पागल था, तो फिर उसे बाकी सबको मारने के बाद चट्टान से छलांग लगाकर आत्महत्या करने से या फिर दूसरे किनारे पर तैरकर जाने से भला कौन रोकता? ये एक अच्छा समाधान हो सकता था, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो पुलिस के डॉक्टर की गवाही है। वो 13 अगस्त की सुबह टापू पर पहुंचा था। वो हमारी मदद करने लायक कुछ खास नहीं कह सका। कुल मिलाकर उसका कहना यही था कि सभी लोग कम से कम 36 घंटे या इससे भी काफी समय पहले मर चुके थे। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में उसने काफी पक्के तौर पर बताया। उसने कहा कि उसकी लाश के बहकर आने से पहले वो 8 से 10 घंटे तक पानी में रहा होगा। इससे ये हिसाब बनता है, आर्मस्ट्रॉन्ग 10 और 11 तारीख के बीच की रात को किसी समय समुद्र में गया होगा। और क्यों गया होगा ये मैं बताता हूँ। हमने उस जगह को खोजा जहां उसकी लाश बहकर आई थी। वो 2 चट्टानों के बीच में फंसी हुई थी और उन चट्टानों पर कपड़ों के टुकड़े, बाल वगैरह चिपके हुए थे। लाश वहां पर ज्वार के समय 11 तारीख को आ फंसी होगी, यानी सुबह 11 बजे के करीब। उसके बाद तूफान थम गया और इसके बाद के ज्वार के निशान काफी नीचे हैं। मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि उस रात समुद्र में जाने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग बाकी तीनों को ठिकाने लगाने में सफल हो गया था। लेकिन एक और बात भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आर्मस्ट्रॉन्ग की लाश को घसीटकर पानी की लाइन से ऊपर लाया गया था। हमने उसे ऐसी जगह पाया जहां ऊंची लहरें भी नहीं पहुंच सकती थीं, और उस लाश को जमीन पर ठीक ठाक ढंग से लिटाया भी गया हुआ था। तो ये एक बात पक्के तौर पर यह तय कर देती है कि उसके मरने के बाद भी आइलैंड पर कोई ना कोई जिंदा बचा हुआ था। अब इसके बाद आप देखिए कि क्या स्थिति है। 11 तारीख की सुबह ये हालत है कि आर्मस्ट्रॉन्ग गायब है या डूब गया है। अब बचते हैं 3 लोग, लॉम्बार्ड, ब्लोर और वेरा। लॉम्बार्ड को गोली मारी गई थी। उसकी लाश नीचे समुद्र के पास थी, आर्मस्ट्रॉन्ग की लाश के एकदम पास। वेरा क्लैथॉर्न अपने सोने के कमरे में फांसी पर लटकी पाई गई। ब्लोर की लाश टेरेस पर थी। उसके सिर को संगमरमर की एक भारी घड़ी से कुचला गया था। वो जरूर खिड़की से ही उस पर गिराई गई होगी। किसकी खिड़की से? कमिश्नर ने पूछा। वो वेरा क्लैथॉर्न की खिड़की से गिरी थी। अब सर, आप इन सारे मामलों को अलग अलग लीजिए। पहले फिलिप लॉम्बार्ड। मान लीजिए कि हम कहें कि उसने ब्लोर के सिर पर वो संगमरमर का टुकड़ा गिराया, फिर उसने वेरा को बेहोश करके लटकाया और अंत में समुद्र तट पर जाकर खुद को गोली मार ली। अगर ऐसा है तो उससे रिवॉल्वर कौन ले गया? क्योंकि वो रिवॉल्वर सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे के पास अंदर मिला था, वॉरग्रेव के कमरे के पास। क्या उस पर उंगलियों के कोई निशान हैं? जी हाँ सर, वेरा क्लैथॉर्न के निशान हैं। लेकिन तब तो मैं जानता हूं सर कि आप क्या कहने जा रहे हैं कि वेरा क्लैथॉर्न ने उसे मारा। उसने लॉम्बार्ड को गोली मारी, रिवॉल्वर को वापस घर में ले गई, ब्लोर पर संगमरमर का टुकड़ा गिराया और फिर खुद को फांसी लगा ली। एक सीमा तक ये बात ठीक लगती है। उसके कमरे में एक कुर्सी मिली और उसके ऊपर भी समुद्री पौधों के वैसे ही निशान हैं जैसे उसके जूतों पर।
देखने से लगता है कि वो कुर्सी पर चढ़ी, उसने फंदा अपनी गर्दन में डाला और ठोकर से कुर्सी को धकेल दिया। लेकिन कुर्सी हमें गिरी हुई हालत में नहीं मिली। उसे दूसरी कुर्सियों की तरह कायदे से दीवार के साथ सजाकर रख दिया गया था। ये वेरा क्लैथहॉर्न की मौत के बाद किया गया था, किसी और के हाथों। अब हमारे पास बचता है सिर्फ ब्लोर, और अगर कोई ये कहे कि लॉम्बार्ड को गोली मारने और वेरा क्लैथहॉर्न को फांसी लगाने के लिए उकसाने के बाद उसने खुद जाकर संगमरमर का वो बड़ा सा पत्थर अपने ऊपर गिरा लिया, उस पर कोई डोरी बांधकर या किसी और तरीके से, तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करने वाला। कोई आदमी इस तरह से आत्महत्या नहीं करता, और फिर ब्लोर उस तरह का आदमी था भी नहीं। हम ब्लोर को पर्सनली जानते थे, और वो ऐसा आदमी नहीं था जिसके अंदर कभी इस तरह के इंसाफ की कोई इच्छा हो। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, कमिश्नर ने कहा, और इसीलिए सर ये मानना जरूरी हो जाता है कि आइलैंड पर कोई और भी जरूर होना चाहिए था, कोई ऐसा जिसने सारे मामले के खत्म होने के बाद सब कुछ कायदे से सजा दिया। लेकिन बाकी पूरा समय वो कहाँ था, और उसके बाद वो गया कहाँ? स्टिकल हेवन के लोगों को पूरा यकीन है कि बचाने वाली नाव के वहां पहुंचने से पहले कोई भी टापू से किसी भी कीमत पर नहीं निकल पाया होगा। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो फिर उन सबको मारा किसने? एमा जेन नामक मछली पकड़ने वाली नाव के कैप्टन द्वारा स्कॉटलैंड यार्ड को भेजा गया एक दस्तावेज। उस दस्तावेज में लिखा वर्णन इस प्रकार है। अपनी जवानी के शुरू के दिनों से ही मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरे स्वभाव में एक अजीब से तरह का अंतर्विरोध था। पहली बात तो यही है कि मेरे अंदर एक लाइलाज रोमांटिक कल्पना है। बचपन में जब मैं साहसी कारगुजारियों के किस्से पढ़ता तो बोतल में किसी महत्वपूर्ण संदेश या दस्तावेज को रखकर उसे समुद्र में फेंक देने का रिवाज मुझे हमेशा से बहुत ही एक्साइट कर देता था। वो बात अभी भी मुझे रोमांच से भर देती है, और इसीलिए मैंने अपनी बात कहने के लिए वही रास्ता अपनाया है। अपना बयान दर्ज करके उसे एक कांच की बोतल में रखकर बोतल को मुहर बंद करके लहरों के हवाले कर देने का रास्ता। मेरा ख्याल है कि 100 में से एक इत्तफाक होगा कि मेरा ये बयान किसी न किसी को मिल जाएगा, और जब ये मिलेगा तब अपराध का एक अनसुलझा रहस्य खुल जाएगा। अपनी रोमांटिक कल्पना के अलावा मैं कुछ दूसरी प्रवृत्तियां लेकर भी पैदा हुआ था। मुझे मौत को देखने या उसका कारण बनने में एक बहुत ही अजीब सा आनंद मिलता है जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए। मुझे वो प्रयोग याद हैं जो मैंने बाग के कीड़े मकोड़ों और ततैये और बर्रों के साथ किए थे। बहुत छोटी उम्र से ही मैंने अपने अंदर किसी की जान लेने की हवस को महसूस किया था, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी विरोधी भावना भी पूरे जोर शोर से मेरे अंदर मौजूद थी। न्याय की एक जबरदस्त भावना। मेरे लिए ये बर्दाश्त के बाहर है कि कोई निर्दोष आदमी या जीव मेरे किसी भी काम से तकलीफ पाए या मर जाए। मैंने हमेशा बहुत पक्के तौर पर यह महसूस किया है कि जो सही है हमेशा उसी की जीत होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि कोई मनोवैज्ञानिक इस बात को अच्छी तरह से समझ लेगा कि जिस तरह की मेरी मानसिक बनावट थी उसमें मुझे कानून का पेशा ही अपनाना था। ये पेशा मेरी इन सारी भावनाओं को संतुष्ट करता था। अपराध और उसके लिए दिया जाने वाला दंड मुझे हमेशा से आकर्षित करता रहा है। मैं हर तरह की अपराध कथाएं और जासूसी नॉवल पढ़ना पसंद करता हूँ। मैंने अपने निजी मनोरंजन के लिए हत्या के अनोखे और बहुत ही चतुर तरीके भी ईजाद किए हैं। जब समय के साथ मैं अदालत में जज बना तो मेरी वो दूसरी गोपनीय भावना विकसित होने के लिए खाद पानी पाने लगी। किसी अभागे अपराधी को कटघरे में तड़पते हुए देखना, अंत को पल पल पास आते महसूस करके नरक की यातना भुगतते देखना मुझे बहुत ही आनंद देता था। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि किसी निर्दोष आदमी को कटघरे में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं होती थी। कम से कम 2 मौकों पर मैंने ऐसे केसों को रोक दिया था जब मेरे हिसाब से मुलजिम बेगुनाह था और मैंने जूरी को निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता था। लेकिन हमारी पुलिस की कुशलता और ईमानदारी की वजह से अधिकतर आरोपी जो मेरे सामने हत्या के अपराध में पेश हुए वे सब वाकई में दोषी थे। यहीं पर मैं ये बात भी कहूँगा कि एडवर्ड सेटन नाम के आदमी के साथ भी ऐसा ही था। उसका नाक नक्शा और रंग ढंग एक धोखा था और उसने जूरी पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव छोड़ा था। लेकिन न सिर्फ गवाहियों और सबूत बल्कि अपराधियों के बारे में मेरे अपने ज्ञान ने मुझे बिना किसी शक के ये बता दिया था
कि उस आदमी पर जिस अपराध का आरोप था वो वाकई उसी ने किया था। एक ऐसी बुजुर्ग औरत की निर्मम हत्या जो उस पर भरोसा करती थी। मेरी शोहरत फांसी देने वाले जज की है, लेकिन ये नाइंसाफी है। मामले का सार पेश करते समय मैं कड़ाई से न्याय का पालन करता रहा हूं। मैंने बस यही किया है कि जूरी को उन भावनाओं में नहीं बहने दिया जो हमारे कुछ वकील जगाने की कोशिश करते हैं। मैंने जूरी का ध्यान असली सबूतों की तरफ खींचा है। मैं खुले तौर पर यह स्वीकार करता हूं कि मैं खुद एक हत्या करना चाहता रहा हूं, बचपन से ही। मैंने इसे कलाकार की उस इच्छा के रूप में पहचाना जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। मैं अपराध की दुनिया में एक कलाकार था, या हो सकता था। मेरी कल्पना, जिस पर मेरे पेशे ने कड़ा अंकुश लगा रखा था, गुप्त रूप से अंदर बढ़ते बढ़ते एक जबरदस्त ताकत बन चुकी थी। मुझे एक हत्या करनी थी और बस करनी ही थी। और इससे भी बढ़कर ये कि वो कोई आम हत्या नहीं होनी चाहिए थी। वो एक अनोखी, कल्पना से परे ऐसी हत्या होनी चाहिए थी, कुछ भव्य और विशाल, आम अपराधों से एकदम अलग। अगर उस पहलू से देखें तो मेरे अंदर अब भी किसी किशोर जैसी कल्पनाशीलता है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो नाटकीय हो, असंभव हो। मैं कत्ल करना चाहता था। जी हाँ, मैं कत्ल करना चाहता था। भले ही कुछ लोगों को ये बेमेल और अजीब लगे, लेकिन मेरे ऊपर न्याय की अपनी ही भावना ने बेड़ियां डाल रखी थी कि किसी निर्दोष को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और फिर अचानक ही एक दिन एक विचार मेरे दिमाग में आया, आम बातचीत में इत्तेफाक से की गई एक टिप्पणी से प्रेरित होकर। कोई डॉक्टर था जिससे मैं बात कर रहा था, यूं ही कोई मामूली अनजान डॉक्टर। उसने बातों बातों में कहा कि कई बार हत्या इस ढंग से होती है जिसे साबित करना मुश्किल हो जाता है, और उसने एक खास केस का उदाहरण दिया। उसकी एक मरीज बूढ़ी औरत हाल ही में गुजर गई थी। उसने बताया कि उसे पूरा यकीन था कि उस औरत की मौत इसलिए हुई थी कि उसकी देखरेख करने वाले नौकर दंपत्ति ने उसे जीवनदायी दवा देने से रोक कर रखा था। उस दंपत्ति को उसकी मौत से काफी फायदा होने वाला था। उसने समझाया कि उस तरह की बात को साबित करना एकदम असंभव सा था, लेकिन तो भी उसे पूरा यकीन था कि उन्हीं दोनों नौकरों ने ये काम किया था। उसने ये भी कहा कि इस तरह के मामले अक्सर होते रहते थे, जानबूझकर की गई हत्या के मामले, लेकिन कानून उन्हें छू नहीं पाता था। और यही बात इस सारे मामले की शुरुआत बनी। मुझे अचानक अपना रास्ता साफ साफ नजर आने लगा, और मैंने अपने मन में एक नहीं बल्कि अनेक हत्याएं करने की ठान ली, बड़े पैमाने पर शानदार हत्याएं। मेरे बचपन की एक पोयम मुझे याद हो आई, 10 नन्हे फौजी लड़कों वाली पोयम। उसने बहुत छोटी उम्र से ही मुझे लुभाया था। एक एक करके खत्म होते जाना, होनी से बच ना पाने की बेबसी। मैंने छिपे तौर पर अपने शिकार खोजने शुरू कर दिए। यहां मैं ये बताने में समय बेकार नहीं करूंगा कि ये काम मैंने कैसे किया। मेरे पास सवालों का एक बना बनाया सिलसिला था जो मैं बातचीत के दौरान लोगों से पूछ लिया करता था, लगभग सभी लोगों से जिनसे मैं मिलता था। और जो नतीजे मुझे हासिल हुए वे बहुत ही हैरान कर देने वाले थे। एक बार जब मैं एक नर्सिंग होम में दाखिल था, मुझे डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के मामले का पता चला। शराब से कट्टर परहेज रखने वाली एक सिस्टर ने, जो मेरी देखरेख कर रही थी, एक दिन शराब की बुराइयों को साबित करने के लिए मुझे बरसों पहले के उस मामले के बारे में बताया जब एक डॉक्टर ने नशे में ऑपरेशन करते टाइम एक मरीज की जान ले ली थी। सिस्टर से बातों बातों में ये पूछकर कि उसने कहाँ ट्रेनिंग ली थी वगैरह वगैरह, मैंने जरूरी ब्यौरे इकट्ठे कर लिए और फिर उस डॉक्टर और उस मरीज का पता लगा लिया। मेरे क्लब में मिलने वाले 2 फौजियों की गपशप ने मुझे जनरल मैकार्थर का नाम सुझाया। साउथ अमेरिका की अमेजॉन नदी के इलाके से लौटे एक आदमी ने फिलिप लॉम्बार्ड की विनाशकारी गतिविधियों की जानकारी दी। एक नाराज मेम साहब ने कट्टर रूप से धार्मिक एमिली ब्रेंट और उसकी अभागी नौकरानी का किस्सा सुनाया। एंटनी मॉर्स्टन को मैंने ऐसे ही अपराध करने वाले बड़े समूह से चुना। उसकी बेइंतहा लापरवाही और जिनकी जानें उसकी वजह से गई थीं, उनके प्रति जरा भी जिम्मेदारी महसूस न करने की उसकी फितरत मेरी नज़र में समाज के लिए खतरनाक थी और वो जीने के काबिल नहीं था। पूर्व इंस्पेक्टर ब्लोर स्वाभाविक रूप से मेरी नज़र में आ गया। लैंडर वाले मामले की चर्चा खुले तौर पर हमारे बीच होती रही थी। मुझे ये अपराध थोड़ा गंभीर लगा। कानून का सेवक होने के नाते पुलिस वालों को खास तौर पर ईमानदार होना चाहिए,
क्योंकि उनकी बातों पर जल्दी विश्वास किया जाता है। अंत में वेरा क्लैथॉर्न का मामला था। मैं जहाज में अटलांटिक महासागर पार कर रहा था। एक रात देर गए स्मोकिंग वाले कमरे में मेरे साथ बस एक और आदमी था, ह्यूगो हैमिल्टन नाम का एक खूबसूरत नौजवान। ह्यूगो हैमिल्टन काफी दुखी था। इस दुख को दूर करने के लिए उसने काफी पी ली थी और उस वक्त वो राज बांटने वाली भावुक मनोदशा में था। मुझे नतीजे की ज्यादा आशा तो नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बने बनाए ढर्रे पर उससे बातचीत शुरू की। उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही चौंकाने वाली थी। उसने मुझसे कहा, आप सही कहते हैं, हत्या वो नहीं है जो ज्यादातर लोग समझते हैं, किसी को जहर दे देना, ऊंचाई से धकेल देना, उस तरह की बातें। मैं एक हत्यारी औरत को जानता हूं, या यूं कहें जानता था, और इससे भी बढ़कर मैं उसे प्यार करता था, पागलों की हद तक। भगवान मेरी मदद करे, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं अब भी उसे चाहता हूं, लेकिन ये बहुत ही भयानक है। बात यह है कि उसने जो भी किया वो मेरे लिए किया। ये नहीं कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन औरतें शैतान होती हैं। आपको कभी लगेगा भी नहीं कि ऐसी लड़की, सीधी साधी मस्त सी दिखने वाली लड़की, ऐसा जघन्य कांड कर सकती है कि वो एक बच्चे को समुद्र में तैरने ले जाएगी और फिर उसे डूब जाने देगी। एक बीमार, कमजोर, लाचार बच्चे को। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई औरत ऐसा कर सकती है? मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस औरत ने ऐसा किया था? जी हाँ, मुझे पक्का यकीन है। किसी और ने ऐसा नहीं सोचा। सबको उसकी शराफत पर पूरा यकीन था, लेकिन जिस पल मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे उसी वक्त पता चल गया, और उसे भी ये मालूम हो गया कि मुझे पता चल गया है। जो बात वो समझ नहीं पाई वो ये कि मैं उस बच्चे को बहुत प्यार करता था। इसके बाद ह्यूगो ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे लिए उस किस्से का पता लगाना और उसकी जानकारी इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं था। अब मुझे एक 10वां शिकार चाहिए था। वो मुझे मॉरिस नाम के एक आदमी में मिला। ये बड़ा ही शातिर किस्म का आदमी था, और बातों के अलावा वो नशीले पदार्थों का धंधा करता था और मेरे एक दोस्त की बेटी को ड्रग्स की लत लगाने के लिए जिम्मेदार था। उस बेचारी बच्ची ने 21 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। खोज तलाश के इस पूरे अरसे में मेरी योजना धीरे धीरे मेरे दिमाग में पकती रही थी। अब वो पूरी हो चुकी थी और उसका आखिरी ब्यौरा हार्ले स्ट्रीट के एक डॉक्टर के साथ मेरी बातचीत ने तय कर दिया। मुझे एक जानलेवा बीमारी हो चुकी है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने उस हार्ले स्ट्रीट वाले डॉक्टर को बताया कि उस बीमारी के लिए मेरा एक ऑपरेशन भी हो चुका है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि एक और ऑपरेशन करना बेकार होगा। उसने हालांकि थोड़ी लीपापोती की, लेकिन मैं सच्चाई अच्छी तरह जानता हूं। मैंने डॉक्टर को अपने फैसले के बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर नहीं मरने वाला। मेरी मौत उत्तेजना के एक विस्फोट में होगी। मरने से पहले मैं जीऊंगा, अपनी उस इच्छा को पूरा करूंगा जो बचपन से ही मेरे अंदर पलती रही है। और फिर इसके बाद मुझे आइलैंड वाला इंतजाम करना था। मॉरिस को इस्तेमाल करके बिना खुद सामने आए आइलैंड को हासिल करना बहुत ही आसान था। वो उस तरह के सौदों में माहिर था। जो जानकारी मैंने इकट्ठी की थी उसे तरतीब देते हुए अपने संभावित शिकारों के लिए मुनासिब चारे ईजाद करने में मैं कामयाब रहा। मेरी योजना का कोई हिस्सा अधूरा नहीं था। मेरे सारे मेहमान 8 अगस्त को सोल्जर आइलैंड आ गए। उस दल में मैं खुद भी शामिल था। मॉरिस का पत्ता मैं पहले ही काट चुका था। उसे बदहजमी की शिकायत थी। लंदन से रवाना होने से पहले मैंने उसे एक कैप्सूल दिया कि वो रात को सोते समय ले ले। मैंने उसे कहा कि इस कैप्सूल से मुझे खुद काफी फायदा हुआ था। इस बात का मुझे कोई डर नहीं था कि वो कोई फंसाने वाले कागज वगैरह पीछे छोड़ जाएगा। वो उस तरह का आदमी था ही नहीं। आइलैंड पर होने वाली मौतों के सिलसिले पर मैंने खास तौर पर ध्यान दिया था। मेरे मेहमानों में गुनाह के अलग अलग दर्जे थे। जिनका गुनाह हल्का था उन्हें पहले मर जाना चाहिए और लंबी मानसिक वेदना और डर नहीं भुगतना चाहिए जो उन लोगों को भुगतना है जिन्होंने ज्यादा ठंडे दिमाग से हत्याएं की हैं। एंटनी मॉर्स्टन और मिसेस रॉजर्स पहले मरे, एक फौरन और दूसरी शांति से नींद में। मॉर्स्टन में नैतिक जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं था जो हम में से ज्यादातर लोगों में होता है। वो नैतिकता से बिल्कुल परे था और इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था कि मिसेस रॉजर्स ने वो सब अपने पति के दबाव में किया था। मुझे विस्तार से ये बताने की जरूरत नहीं कि ये दोनों कैसे मरे। पुलिस बड़ी आसानी से इसका पता लगा लेगी।
पोटेशियम साइनाइड बड़ी ही आसानी से उन घर गृहस्थी चलाने वालों को मिल जाता है जो बर्रों को मारना चाहते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सा था और उसे मॉर्स्टन के गिलास में चुपके से डाल देना मुश्किल नहीं था जब ग्रामोफोन के रिकॉर्ड को सुनने के बाद हो हल्ला मचा हुआ था। हाल में दर्द के दौरों से निपटने के लिए मुझे नींद की एक दवा दी गई थी, क्लोरल हाइड्रेट। मैं उसे इकट्ठा करता रहा जब तक कि वो मेरे पास भारी मात्रा में जमा नहीं हो गई। जब रॉजर्स अपनी पत्नी के लिए ब्रांडी लाया तो उसने उसे एक मेज पर रख दिया। उस मेज के पास से गुजरते हुए मैंने वो दवा ब्रांडी में डाल दी। ये सब करना आसान था क्योंकि तब तक शक ने अपने पंजे नहीं फैलाए थे। जनरल मैकार्थर की मौत बड़े ही आराम से हुई। उन्होंने मुझे अपने पीछे आते नहीं सुना। मुझे टेरेस से उठकर जाने और आने का समय काफी सावधानी से तय करना था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया जैसी कि मुझे उम्मीद थी। उसके बाद टापू की खोजबीन की गई और ये पता चला कि हम सातों के अलावा वहां और कोई नहीं था। इस बात ने तुरंत ही संदेह का एक माहौल तैयार कर दिया। मेरी योजना के मुताबिक मुझे जल्दी ही एक साथी की जरूरत पड़ने वाली थी। इस काम के लिए मैंने डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को चुना। वो सीधा साधा विश्वासी किस्म का आदमी था, मुझे नाम और शोहरत से जानता था और उसके लिए ये सोचना भी असंभव था कि मेरी हैसियत का कोई आदमी हत्यारा भी हो सकता था। उसका पूरा शक लॉम्बार्ड पर था और मैं उससे राजी होने का दिखावा करता रहता। मैंने उसे संकेत दिया था कि मेरे पास ऐसी योजना है जिससे हत्यारे को फंसाकर अपना भेद खुद खोलने पर विवश किया जा सकेगा। हालांकि सबके कमरों की तलाशी ली जा चुकी थी, लेकिन इंसानों की तलाशी अभी तक नहीं ली गई थी। वो जल्दी ही ली जाने वाली थी। मैंने रॉजर्स को 10 अगस्त की सुबह मारा। वो आग जलाने के लिए लकड़ी चीर रहा था और उसने मुझे आते हुए नहीं सुना। खाने के कमरे की चाबी मुझे उसकी जेब में मिली। उसने पिछली रात को उसे बंद किया था। रॉजर्स की लाश के मिलने की अफरा तफरी में मैं चुपके से लॉम्बार्ड के कमरे में गया और उसका रिवॉल्वर उठा लाया। मैं जानता था कि उसके पास रिवॉल्वर होगा ही, बल्कि मैंने मॉरिस को यह हिदायत भी दी थी कि जब वो लॉम्बार्ड से बात करे तो उसे रिवॉल्वर साथ लेकर आने का सुझाव भी दे दे। नाश्ते के वक्त जब मैं मिस ब्रेंट को कॉफी दे रहा था तो मैंने क्लोरल की आखिरी खुराक मिस ब्रेंट की कॉफी में डाल दी। हम उनको खाने के कमरे में छोड़कर चले गए। कुछ देर के बाद मैं चुपके से वहां गया। वो लगभग बेसुध थीं और उनको साइनाइड का इंजेक्शन देना आसान था। वो भौरे और मधुमक्खी वाला खेल थोड़ा बचकाना था, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा। वैसे भी मुझे उस पोएम के हिसाब से ही काम करना था। इसके फौरन बाद वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। यहां तक कि मैंने खुद इसका सुझाव भी दिया। हम सबकी जबरदस्त तलाशी हुई। रिवॉल्वर को मैंने पहले ही छिपा दिया था और अब मेरे पास ना तो साइनाइड था और ना ही क्लोरल। यही वो समय था जब मैंने डॉक्टर को बताया कि हम अपनी योजना कैसे लागू करेंगे। सीधी बात थी, मुझे अगला शिकार होने का नाटक करना था। इससे शायद हत्यारा घबरा जाएगा और वैसे भी जब मुझे मरा हुआ मान लिया जाएगा तो मेरे लिए घर में घूमना फिरना और अनजान हत्यारे पर नजर रखना आसान हो जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग को यह विचार पसंद आया। हमने उसी शाम उसे लागू किया। माथे पर लाल मिट्टी का टीका, लाल पर्दा और ऊन। हमारा स्टेज तैयार था। मोमबत्तियों की लौ बहुत हिलती थी और इस मंदी रोशनी में सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग ही था जो नजदीक से मेरी जांच करने वाला था। ये काम शानदार ढंग से सफल रहा। मिस क्लेथॉर्न को जब वो समुद्री पौधा मिला जो मैंने उसके कमरे में सोच समझकर लटकाया था तो उसने चीख चीख कर पूरे घर को सिर पर उठा लिया। वे सब ऊपर को भागे और मैं कत्ल किए गए आदमी की तरह कुर्सी पर जा बैठा। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन पर वही असर हुआ जो हमने सोचा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने बड़े ही प्रोफेशनल ढंग से अपनी भूमिका निभाई। वो मुझे उठाकर ऊपर ले गए और मुझे बिस्तर में लिटा दिया। किसी को मेरी चिंता नहीं थी। वे सब आपस में ही बहुत डरे हुए और आतंकित थे। रात के 1:45 बजे मैं घर के बाहर आर्मस्ट्रॉन्ग से मिला। मैं उसे घर के थोड़ा पीछे कगार के सिरे तक ले गया। मैंने कहा कि यहाँ से हम देख सकेंगे कि कोई हमारी तरफ आता है या नहीं, और हमें घर में से कोई नहीं देख सकेगा। उसे उस वक्त भी मेरे ऊपर कोई संदेह नहीं हुआ, हालांकि उसे तब तक हो जाना चाहिए था अगर उसने उस पोयम को याद रखा होता। एक निगल गया नकली चारा, और उसने वो नकली चारा बहुत ही अच्छी तरह से निगल लिया। उसके बाद मेरा काम बहुत आसान था। मैंने उत्तेजित होकर एक आवाज की, कगार से नीचे झांका, उसे कहा कि वो देखे नीचे वो गुफा का मुंह तो नहीं था। वो एकदम आगे को झुक गया। तेजी से एक जोरदार धक्का देने पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे उछाल मार रही लहरों में जा गिरा। मैं घर की तरफ लौट आया। वो मेरी आहट रही होगी जो ब्लोर ने सुनी। आर्मस्ट्रॉन्ग के कमरे में लौटने के कुछ मिनट बाद मैं उससे बाहर आ गया।
इस बार हल्की हल्की आवाज करते हुए, ताकि कोई उसे जरूर सुन ले। सीढ़ियों के नीचे पहुंचने पर मैंने ऊपर एक दरवाजा खुलते हुए सुना। जब मैं सामने के दरवाजे से बाहर गया तो उन्हें मेरी झलक जरूर मिली होगी। मेरे पीछे आने में उन्हें 1-2 मिनट लगे। इस बीच मैं सीधे घर का चक्कर काटकर खाने के कमरे की खिड़की से अंदर आ गया, जो मैंने खुली छोड़ दी थी। खिड़की मैंने बंद कर दी और बाद में उसका कांच तोड़ दिया। फिर मैं ऊपर जाकर अपने पलंग पर लेट गया। मैंने अंदाजा लगाया था कि वे फिर से घर में खोजबीन करेंगे, लेकिन किसी लाश को नजदीक से नहीं देखेंगे। बस जल्दी से चादर को थोड़ा सा हटाकर तसल्ली कर लेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग किसी लाश का भेस बनाए तो नहीं पड़ा है। ठीक ऐसा ही हुआ। मैं ये कहना भूल गया कि इस बीच मैंने रिवॉल्वर को दोबारा लॉम्बार्ड के कमरे में रख दिया था। हो सकता है किसी की दिलचस्पी इसमें हो कि वो कहाँ छिपाया गया था। उनके लिए मैं बता दूं कि स्टोर में बहुत सा डिब्बा बंद खाने का सामान था। मैंने सबसे नीचे वाला एक डिब्बा खोला, उसमें शायद बिस्किट्स थे, और रिवॉल्वर को उसमें रखकर ढक्कन को बंद कर दिया। मुझे पूरा अनुमान था कि कोई भी एक एक डिब्बा खोलकर नहीं देखेगा, खास तौर पर जब ऊपर के सारे डिब्बे सील लगाकर बंद किए गए थे। लाल पर्दा मैंने बैठक की एक कुर्सी के छींटेदार कवर के नीचे तहाकर रख छोड़ा था और ऊन को कुर्सी के पैंदे में एक छोटा सा छेद बनाकर रख दिया था। और फिर आया वो पल जिसकी मैंने उम्मीद की हुई थी। 3 लोग जो एक दूसरे से बुरी तरह डरे हुए थे कि कुछ भी हो सकता था, और उनमें से एक के पास रिवॉल्वर भी था। मैं उनके ऊपर मकान की खिड़कियों से नजर रखता रहा। जब ब्लोर अकेला अंदर आया तो वो भारी घड़ी मेरे पास तैयार थी। ब्लोर का भी प्रस्थान हो गया। अपनी खिड़की से मैंने वेरा को लॉम्बार्ड पर गोली चलाते देखा। वो बड़ी हिम्मत वाली और चतुर थी। मेरा हमेशा से ख्याल था कि वो लॉम्बार्ड पर भारी पड़ेगी, और वही हुआ। और जब ये हुआ तो मैंने उसके सोने के कमरे में उसका स्टेज तैयार कर दिया। ये एक बड़ा ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। क्या उसके अपने गुनाह का एहसास, एक आदमी को अभी अभी गोली मारने से उपजा तनाव, इस बात के लिए काफी होगा कि उसके कमरे के माहौल के असर के साथ मिलकर वो उसे खुद अपनी जान लेने के लिए आमादा कर दे? मेरा ख्याल था कि ऐसा ही होगा, और मैं बिल्कुल सही था। वेरा ने मेरी आंखों के सामने खुद को फांसी लगा ली। मैं बड़ी अलमारी की छाया में खड़ा देख रहा था, और अब मुझे आखिरी चरण पूरा करना था। मैं आगे बढ़ा, कुर्सी को उठाया और उसे दीवार के साथ सजा कर रख दिया। फिर मैंने रिवॉल्वर को ढूंढा और उसे सीढ़ियों के ऊपर पड़ा पाया, जहां वो वेरा के हाथ से गिर गया था। मैंने ध्यान रखा कि उसके ऊपर वेरा की उंगलियों के निशान बने रहें। अब मैं इसे लिखकर पूरा करूंगा, फिर इसे बोतल में बंद करके मोहर लगा दूंगा और बोतल को समुद्र में फेंक दूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसी हत्या का रहस्य ईजाद करूं जिसे कोई कभी न खोल पाए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई भी कलाकार सिर्फ कला से संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसी कला का भला क्या फायदा जिसका कोई प्रशंसक ही ना हो? अपनी पहचान बनाने की एक स्वाभाविक लालसा होती है हर कलाकार के अंदर, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मेरे अंदर भी एक दयनीय सी मानवीय इच्छा है कि कोई ये जाने कि मैं कितना चतुर था। इस सब के बीच मैं ये मानकर चल रहा हूं कि सोल्जर आइलैंड का रहस्य अनसुलझा ही रहेगा। हो सकता है कि मैं पुलिस को जितना चतुर समझता हूं वो उससे ज्यादा चतुर साबित हो। आखिरकार 3 सुराग तो साफ साफ हैं ही। पहला, पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी है कि एडवर्ड सेटन दोषी था, इसलिए उन्हें ये बात पता होगी कि टापू पर मौजूद 10 लोगों में से एक किसी भी अर्थ में हत्यारा नहीं था, और इसीलिए तार्किक रूप से वही आदमी वो हत्यारा है जिसकी उन्हें तलाश है। दूसरा सुराग पोयम के 7वें पद में छिपा है। आर्मस्ट्रॉन्ग की मौत नकली चारे से जुड़ी है जिसे उसने निगल लिया या जो उसे निगल गया। इसका मतलब है कि मामले के किसी पड़ाव पर किसी गड़बड़ झाले का संकेत है, और इस बात का भी कि उस बात से आर्मस्ट्रॉन्ग धोखा खाकर मौत के मुंह में चला गया। हो सकता है कि इससे तफ्तीश की अच्छी सूरत बन जाए, क्योंकि उस समय सिर्फ 4 ही लोग बचे थे, और उनमें से भी स्पष्ट रूप से मैं ही था जो उसमें भरोसे की भावना पैदा कर सकता था। तीसरा सुराग प्रतीकात्मक है। मेरी मौत का तरीका मेरे माथे पर निशान छोड़ता हुआ, गुनहगार की परंपरागत निशानी। इसके बाद मेरे ख्याल से कहने को बहुत कुछ नहीं रह जाता।
बोतल और उसके संदेश को समुद्र के हवाले करके मैं अपने कमरे में जाऊंगा और बिस्तर पर लेट जाऊंगा। मेरे चश्मे से एक बारीक काली डोरी बंधी हुई है, लेकिन वो इलास्टिक की डोरी है। मैं अपने शरीर का वजन चश्मे पर डाल दूंगा। डोरी को मैं दरवाजे के हत्थे से घुमाकर रिवॉल्वर से जोड़ दूंगा, लेकिन ज्यादा कसकर नहीं। जो मेरे ख्याल से होगा वो इस तरह से होगा। मेरा हाथ रुमाल लपेटकर रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाएगा। मेरा हाथ मेरी बगल में गिर जाएगा और रिवॉल्वर इलास्टिक की डोरी से खींचकर दरवाजे से जा टकराएगा और उसके हत्थे के झटके से इलास्टिक से अलग होकर दरवाजे के पास गिर जाएगा। इलास्टिक इस सब से छूटकर बिना कोई शक पैदा किए मेरे चश्मे से लटकता रहेगा, जिस पर मेरा शरीर लेटा है। फर्श पर गिरे रुमाल पर भी किसी किस्म की टिप्पणी नहीं की जाएगी। मैं अपने बिस्तर पर आराम से लिटाया गया पाया जाऊंगा जब पुलिस यहां आएगी। माथे पर लगी गोली का शिकार, जैसा कि मेरे साथी शिकार अपनी अपनी डायरियों में दर्ज करके गए हैं। जब तक हमारे शरीरों की जांच होगी, मौत का सही समय बताना संभव नहीं रह चुका होगा। जब लहरें शांत होंगी, उस किनारे से नावें और लोग आएंगे और उन्हें मिलेंगी सोल्जर आइलैंड पर पड़ी 10 लाशें और एक अनसुलझा रहस्य। हस्ताक्षर जस्टिस लॉरेंस वॉरग्रेव। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी ही एक और उम्दा कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।